रिगार्डिंग बात चलेंगे। थैंक यू। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो फ्रेंच स्कॉलरशिप के ऊपर है। और मोटिवेशन मैंने साथ ऐड किया है टॉपिक के अंदर, बिकॉज मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो इसकी आप समझेंगे एक चाबी है ना, की है इसकी। अगर आपके पास ये आवाज क्लोज नहीं होती जो स्टूडेंट आ रहे हैं न्यू, उनकी जवाब। हेलो। मैं ट्राई करता हूँ, आप स्टार्ट करें। आई डोंट नो कि ये आवाज़ क्यों आ रही है जब पार्टिसिपेंट आते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ, हाँ, आप स्टार्ट करें। तो मुझे एक मोटिवेशन आपके पास जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास मोटिवेशन नहीं होती, आप आगे ग्रो ही नहीं करते, आप एक पॉइंट के ऊपर जो है ना वो रुक जाते हैं। तो मोटिवेशन सोर्स अपने लिए पैदा किया करें। जब भी आप जिस भी फील्ड के अंदर है, तो मैं यही कहूंगा कि अपने लिए जो है ना वो मोटिवेशन के सोर्स रखें। बेशक वो जो है ना वो स्टडी से हट के दूसरी मोटिवेशन हो, जैसे मुझे अपना याद है कि मैं कासिम अली शाह को सुन लिया करता था, या दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो वो ये है कि जब आपको कोई बंदा पुश कर रहा होता है तो वो आपको बड़ी एनर्जी मिलती है उससे। एनर्जी होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इंसान अपनी लाइन से हट जाता है और एक उसी जो है ना वो एक लय से अपनी लाइफ गुजारना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है। तो मोटिवेशन, नाउ द बिगर द ड्रीम बिगर द मैन, स्मॉलर द ड्रीम स्मॉलर द मैन। ये सेंटेंस मैंने सुना था जब मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर थे उस्मान अली। तो उन्होंने ये एक लाइन बोली थी जो है ना, बिगर द ड्रीम बिगर द मैन। ये उस टाइम मैंने सुनी और मेरे दिमाग के अंदर जो है ना वो इस तरह बैठ गई कि वो वाकई मैं कहता हूँ कि जो वो कहते हैं कि जब आप अपने ड्रीम को बिगर रखते हैं तो तब भी आप कुछ बड़ा आदमी बन सकते हैं। आपके अगर सोच के अंदर वो चीज आई नहीं है तो वो आपकी जिंदगी में भी नहीं आ सकती। बात यह है कि आपने पहले अपने ख्यालात में उस चीज को इन्वॉल्व करना है, आपने सोचना है कि मैंने ये करना है। अदरवाइज मैं अगर ना सोचता कि मैं पीएनआर में होऊंगा तो मैं कभी भी यहाँ पे ना होता। तो ये बात है कि आपने पहले अपने ड्रीम्स बनाने हैं, उसको तब बाद में फुलफिल होंगे। फर्स्ट आपके माइंड के अंदर वो जो है ना वो लाजमी ये चीजें होनी चाहिए। देन क्या है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। बेसिकली यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन योर गोल्स और आउटकम्स। आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो लाजमी मिलेगा। बेसिकली आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके उसकी प्रोग्रेस के में जो स्टेप्स आते हैं उन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर मी अगर आप देखें तो वो रिस्पेक्ट जो है ना वो सबसे पहला चीज है। अगर आप अपने पेरेंट्स का, अपने साथी का रिस्पेक्ट करते हैं, आप यहाँ पे सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ये बातें में भी जो है ना वो अंडर ग्रेजुएट या दूसरे स्टूडेंट्स के लिए हो, लेकिन मसला ये है कि ये चीज बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट। मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं। जब मैं एफएससी में था तो वहां पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो टॉप में आते थे, जिनके 98 मार्क्स आते थे 100 में से, और 99, और मैं ऐसा था जिसके 40 और 45 मुश्किल से पास हुआ करते थे। लेकिन यह कि हमने उनको देखा है जो स्टूडेंट टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो आज भी उधर ही बैठे हुए हैं, वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए। और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि ये चीज उनमें जो है ना वो नहीं थी। तो ये बहुत जरूरी है, आपका खुलूस नियत होना, आप ताजा की रिस्पेक्ट जो है ना वो उन्हें कितना रुतबा कितना दे रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और सेकेंडली आपकी हार्ड वर्किंग है, आपकी मैनेजमेंट है, हार्ड वर्किंग है। आप जब तक रात की तनाइयों में अकेला होके नहीं बैठते, आप अपने ऊपर काम नहीं करते, तो आपका कुछ नहीं जो है ना वो बनने वाला। तो ये है कि आपने खुद को अकेला करना है और अपने आप को सेपरेट करना है। अपना टेबल लैंप, अपनी चेयर आपने सेपरेट करनी है, तो आपका कुछ बनना है। और अपना ये है कि एक गोल सेट करें और उसके ऊपर फिर जो है ना वो अपनी जान लगा दें, अपनी सारी पिछली कश्तियां जो है ना वो जला दें। ये नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक चीज के ऊपर सोचें और करें। जब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने एमफिल किया, कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप BS-17 की जॉब आई थी लेक्चरर की, तो आप उसमें अप्लाई करें ना। बहुत इवन के घर वालों ने भी कहा, मेरे कुछ टीचर्स थे उन्होंने भी कहा, मैंने कहा मैंने नहीं अप्लाई करना। हालांकि हालात इतने खराब थे कि मतलब उस टाइम मैं ये भी सोचता था कि शायद मैंने गलत कर रहा हूँ नहीं अप्लाई कर रहा। मैं कहता था कि मेरा ध्यान हट जाना है, मेरा अपनी जो गोल है उससे मैंने हट जाना है। इवन कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा स्कॉलरशिप मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी।
ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसी कंडीशन के जो है ना उन पे भी अप्लाई हो रही होती है। वो मास्टर के बाद जो है ना वो सोचते होते हैं कि हम जॉब कर लें। हाँ, करें आप जॉब, लेकिन ये है कि अपना फ़ोकस आप कभी भी ना छोड़ें। जो आपके पास फ़ोकस है उसके ऊपर आप कंसिस्टेंट रहें। अब मैंने वो जॉब नहीं की, मैंने इवन के मतलब वो नहीं अप्लाई नहीं किया ना उसपे, मैंने कहा कि मैंने नहीं करना और मैं इसी के ऊपर डटा रहा कि मैंने बाहर जाना है और मैंने अब्रॉड के ऊपर जो है ना वो स्टडी करनी है। और मुझे इवन ये भी नहीं पता था कि मेरा होगा या नहीं होगा। जब मैं मास्टर के बाद अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो हर तरफ से मुझे रिजेक्शंस आई। मतलब एक ठीक है, मैं सोच रहा था किसी पॉइंट पे मैं नाउम्मीद तो होने को जा रहा था। मैं कहता था कि ये नवीद छोड़ देना चाहिए, मुझे तो कोई पोज़ीशन नहीं मिल रही, 6 मंथ गुज़रने को हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। साथ मैंने विज़िटिंग पे कॉमसेट में जॉब करना शुरू कर दी लेक्चरर की। लेकिन ये है कि मैं वो पार्ट टाइम पे रखा हुआ था, मेरा सारा फ़ोकस इसी के ऊपर था कि मैं अप्लाई करता रहूँ। एक आईसीटीपी रह गया था, हर तरफ से मुझे रिजेक्शन आ गई। सिंगल एक वो रह गया था कि जिसमें मेरा जो है ना वो भी पेंडिंग में था डिसीजन। तो अल्लाह पाक ने बस फ़ज़ल किया, वहाँ पे मेरा हो गया। ये है कि और भी डबल डिग्री प्रोग्राम में भी इंटर मैथ में हुआ, वो मुझे उस उन्हीं दिनों में आई। लेकिन ये है कि वो लास्ट पे आ गए ना, जब एक एंड स्टेज पे हो गई थी, पूरा साल की जितनी भी मैंने एप्लीकेशंस दी हुई थी, मुझे रिजेक्शंस आ गई थी। और एंड टाइम पे आके मुझे वो ना अल्लाह ने रिवार्ड दिया और ऐसा दिया कि मैं कहता हूँ कि जो सारी पोज़ीशन से अच्छा था। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतरीन सोच रहा होता है। हम थोड़ा-सा जल्दबाज़ होते हैं। कनाडा में मेरी पोज़ीशन हुई विदाउट स्कॉलरशिप और मैं बहुत विलिंग था जाने के लिए। मैं कहता था कि बस घर वालों को कहता था बस ज़मीन भी बेचो और मुझे भेज दो ना, वो किसी तरह मैं बाहर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मेरे टीचर थे जिन्होंने गाइड किया और मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आपने विदाउट स्कॉलरशिप नहीं जाना। आप वहाँ पे फिर जाके जॉब भी करोगे, पढ़ोगे नहीं। कनाडा में तो फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं समहाउ, लेकिन यूरोप के अंदर आप कभी भी ना आएँ। ये जवाद भाई भी हैं और भी यहाँ पे होंगे। आप यूरोप के अंदर आप विदाउट स्कॉलरशिप आते हैं तो यू कैन नॉट कंटिन्यू योर एजुकेशन। बिकॉज़ आप एक अच्छी जॉब ही नहीं कर सकते ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। आपका इतना लैंग्वेज अभी भी मैं करना चाहूँ, तो मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं यूरोप के अंदर जॉब कर सकूँ। इवन कि मैं उन्हें बताऊँ कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, वो कहेंगे हू केयर? आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो वो आपको प्रेफ़र ही नहीं करेंगे ना। तो अगर आपने जॉब भी करनी है तो आपको 8 जॉब करनी पड़ेंगी। 8 जॉब आप जब करेंगे, वो आप मज़दूरी करेंगे यहाँ पे आके, तो आप अपनी एजुकेशन को एट लीस्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते। वो बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं जो हार्ड वर्क करके साथ फीसें भी पे करके और वो स्टडी करते हैं, फिर वो उस तरह रिसर्च भी नहीं कर पाते। अपनी स्टडी में वो फिर उस तरह वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो फिर डिग्री लेते हैं, टोटल पूरा करते हैं। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि कोशिश करें कि स्कॉलरशिप पे आएँ। अगर यूरोप में आना है तो वो स्कॉलरशिप पे आएँ, विदाउट स्कॉलरशिप यूरोप में मतलब ना आएँ। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने अपनी होप जो है ना वो नहीं छोड़नी। आपने जितनी भी आपको रिजेक्शंस आएँ, आपने इस पे नाउम्मीद नहीं होना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो छोड़ देते हैं, इवन के मेरे कोलीग हैं, जिन्होंने 5-6 दफ़ा अप्लाई करके छोड़ दिया। वो कहते हैं कि यार छोड़ो, ये नहीं होने वाला ना, ये बातें हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, ये लक है आपको मिल जाए, लक भी होती है लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होती है। आप उसमें आपने कितना उस पे कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, चीज़ों को इम्प्रूव किया है। अब मैं अगर आप अपना फर्स्ट टाइम का देखूँ जो मैंने मोटिवेशन लेटर बनाया था या सीवी बनाई थी तो मुझे खुद हँसी आ जाती है देख के ना। तो ये मैंने एक लाइफ में सीखा है, आप जिस लेवल पे भी चले जाएँ ना, आप इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। इंसान उस लम्हे सोच रहा होता है कि दिस इज़ परफेक्ट, लेकिन कुछ सालों बाद उसी चीज़ को इंसान खुद देखता है ना, तो कहता है कि ये क्या मैंने लिखा था ना। तो ये चीज़ें आपके लेवल पे एट लीस्ट आप उसको परफेक्ट तक बनाएँ, आपके जो लेवल है। लेकिन उसमें फिर भी ये है कि जब आप 2 या 3 इयर्स में जाएँगे तो आपको महसूस होगा कि ये इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो ये चीज़ है कि इम्प्रूवमेंट जो है ना कोशिश करें, अपने टीचर के साथ राब्ता रखें, सिर्फ़ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इतना ना ओवर चले जाएँगे, आप कहेंगे जो मैं कर रहा हूँ वो बस परफेक्ट है। तो ये है कि ट्राई करें, अपने सीनियर्स के साथ जो राब्ते में रहें, उनसे थोड़ा-सा रिव्यू करवा लें अपनी चीज़ें, तो थोड़ा-सा ये है कि फ़ायदा हो जाता है उससे और चीज़ें इम्प्रूव करते रहें। आप जो सीवी है, एक ही सीवी हर एक बंदे को ना भेजें। आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही सीवी पकड़ते हैं, अप्लाई कर रहे हैं जियो फिजिक्स में वही सीवी है, इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, वही सीवी जो है ना उठा के दे रहे हैं।
एटलीस्ट उसमें मेन जो है ना हेडिंग्स को चेंज कर दें। या मैं जब अप्लाई करता था तो उसमें क्या करता, जो मेन हेडिंग्स होती थी उनको मैं फॉर एग्जांपल जिस रिलेटेड फील्ड है उसके रिलेटेड चीज़ों को चेंज करता था। हार्डली मुझे 20 मिनट 30 मिनट लग जाएँगे, लेकिन ये है कि मैं उसमें चेंज करता। तो वो ज़रूरी है चेंज करना, ये यानी एक ईमेल लिखें और वही सब प्रोफ़ेसर्स को भेज दें। अब यहाँ पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जो मैं जैसे मैं अप्लाई करता रहा, स्कॉलरशिप की तरफ जाते हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि जवाब भाई टाइम है तो मैं शेयर कर लूँ? यस, आप शेयर कर सकते हैं, कोई मसला हाँ। नहीं है, लेकिन ये है कि 40 मिनट में आप मैनेज कीजिएगा। ओके। उसमें ये है कि जब मैं अप्लाई किया, जैसे मैंने आईसीटीपी में आने के बाद, हालाँकि पहले भी ये मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई और ये बड़ी सक्सेसफुल रही, कि मैं रात को बैठता था और अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस निकालता था। जो मेरा टॉपिक है, मैंने काम किया है, शैलो वाटर इक्वेशन पे काम किया है। अब मैंने क्या किया, शैलो वाटर इक्वेशन पे निकाली मैंने, उसकी सर्च किया, जितनी भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई है, उसमें ये होता था कि मुझे जो स्पीकर मिलते थे, वो सारे उसी फील्ड के रिलेटेड मिलते थे। अब ये बड़ी एक पॉइंट था, अदरवाइज़ उसको फाइंड करना वेरी हार्ड, कि आप पहले यूनिवर्सिटी में जाएँ। ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बात है कि आप जो पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पे जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उसमें इस पे प्रोफेसर फाइंड करते हैं, फिर उसकी फील्ड फाइंड करते हैं। ये आपको ये ये भी करना चाहिए, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मैं क्या किया, मैंने अपना टॉपिक उसमें गूगल में जो है ना वो राइट किया और उसके रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस थी वो निकाली, उसमें जितने भी स्पीकर थे। अब उसमें फ़ायदा ये हुआ कि मेरी एक ही ईमेल वो सबको जा सकती थी, क्योंकि मैंने उसी टॉपिक पे ईमेल बनाई, लिखी, उसको टाइम दिया। पहले मैंने सारा उसके माइंड में सोचता रहा सारा दिन कि मैंने उसमें क्या डालना है। फिर ईमेल लिखी, ईमेल लिखने के बाद एक ही टॉपिक पे ईमेल लिखी और उसको समराइज़ ऐसे किया कि जितने भी उस टॉपिक के रिलेटेड प्रोफ़ेसर थे उनको सेंड कर दी। अब अगले जो नेक्स्ट पूरा वीक था ना, उसपे मुझे प्रोफ़ेसर्स की ईमेल आना शुरू हो गई, अमेरिका से, यूरोप से, बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स की ईमेल आई। इवन कि मैं उस टाइम ब्लाइंड था, मुझे नहीं आइडिया था किस यूनिवर्सिटी में मतलब स्कॉलरशिप ओपन है, किसमें नहीं है। मुझे प्रोफ़ेसर्स ने बताया कि यू कैन अप्लाई हियर, यू कैन अप्लाई, मतलब उन्होंने मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना शुरू कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन ये है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे लिए वेज़ ओपन हो गए ना, डायरेक्शंस ओपन हो गई, बहुत सारी डायरेक्शन मुझे मिल गई 1 वीक के अंदर। मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ पे प्रोफ़ेसर के साथ मेरी रिलेशनशिप बनना स्टार्ट हो गया। कुछ प्रोफ़ेसर ने मुझे बहुत पॉज़िटिव रिप्लाई किया, जिस जहाँ पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, वो उन टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवली लिया और हम मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन होना स्टार्ट हो गई। इवन कि उनके पास उस टाइम प्रोजेक्ट नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपकी सीवी मुझे पसंद आई है, सो वी कैन फाइंड अ वे। हमने फिर प्रोजेक्ट लिखा, प्रोजेक्ट लिखने के बाद हमने मिनिस्ट्री में, फ्रेंच मिनिस्ट्री में सबमिट किया, प्रोजेक्ट हमारा अप्रूव हो गया। तो ये चीज़ है कि आपके लिए वेज़ ओपन हो जाते हैं जब आप ये जो मैंने स्ट्रैटेजी इसलिए जो है ना आपको बता रहा हूँ। अब मोटिवेशन लेटर है या ईमेल की बात करें, तो आपने ईमेल जो है ना वो बड़े ध्यान से लिखनी होती है। उसमें कोई ऐसी एफिशिएंसी ना मारें कि अगला बंदा जो है ना वो उसको देख के बस वैसे ही वहाँ पे स्किप कर दे ना। टू द पॉइंट रहें, अपनी फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो बात करें और बड़े हम्बल अंदाज़ में जो है ना वो प्रोफ़ेसर को ईमेल लिखें। इवन के जो मेरे प्रोफ़ेसर हैं वो मुझे ना ईमेल दिखाते हैं, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया से लोग करते हैं ना, तो वो मुझे सेंड करते हैं। इवन के अक्सर कहते हैं कि मुझे इस पे मुझे बता देना थोड़ा, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान के बारे में ऑब्वियसली मैं जानता हूँ, तो वो मुझे भेज देते हैं, उसका रिकॉर्ड भेज देते हैं स्टूडेंट का, कि आप इसमें देख लें कि स्टूडेंट, तो मैं ईमेल देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ ना। ऐसे ईमेल लिख के मुझे खुद गुस्सा आ जाता है देख के ना, कि यार मतलब थोड़ी-सी भी रिस्पेक्ट होती है ना, तो मतलब ऐसे लिख रहे होते हैं जैसे आप कोलीग को लिख रहे हैं। एक छोटे जो है ना वो भाई को लिख रहे हैं ईमेल, और इतनी इनफॉर्मल ईमेल लिखते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है देख के कि इन्होंने क्या सीवी भी साथ अटैच नहीं करते। तो ये चीज़ें जो है ना वो खुदारा नोट रखें, अपना जब भी ईमेल रखें साथ, उसमें अटैच करें, सीवी अटैच करें, आपकी कोई पब्लिकेशन है उसको अटैच करके भेज दें और बड़े हम्बल अंदाज़ में उनसे रिक्वेस्ट करें, कि अगर आपके पास कोई अपॉर्च्युनिटी, ये नहीं कहें कि मैं जो है ना वो अपने आप को रिसर्चर शो करें आप, और उनको आपकी प्रोफ़ाइल का पता होता है और उनको ये भी पता होता है कि एक स्टूडेंट है वो कितने पानी में है। आप जब अपने आप को एक हाइली रिसर्चर शो करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपकी प्रोफ़ाइल को नोट करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें तो कुछ भी नहीं किया हुआ। तो फिर वो थोड़ा-सा ना वो साइड पे कर देंगे आपकी सीवी को। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी-सी जो है ना वो नोट करने वाली।
आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाद में, फिलहाल के लिए जो है ना वो मैं इसको करता हूँ। होल्ड ऑन। होप गिव अस एनर्जी। अल्लाह पाक भी कुरान पाक में कहते हैं कि डू नॉट लूज होप। ये चीज जो है ना वो आपने रखनी है। अब ये जो वेबसाइट है ये मुझे मिली होंगी, ये मुझे नहीं पता था इस वेबसाइट का। ये फ्रांस में आने के बाद मुझे इस वेबसाइट का पता चला, और ये इतनी हेल्पफुल है कि अगर आपने फ्रांस में आना है तो ये आपके लिए जो है ना वो ठीक है। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इस वेबसाइट के बारे में। यहाँ पे आई थिंक सो ये यस कैंपस फ्रांस है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये माइंड में रखना है, आपने फ्रांस में आना है तो आप ये दिमाग से निकाल दें कि आपको चीजें इंग्लिश में मिलेंगी। आपकी जो ईमेल्स आनी है वो भी आपको फ्रेंच में आनी है। अब मैं आपको अपनी ईमेल यहाँ पे दिखाऊं तो सारी आपको ईमेल फ्रेंच में नजर आएंगे, एक भी ईमेल आपको इंग्लिश में नजर नहीं आएगी। अब ये ट्रांसलेट होके दिखा रही है, अदरवाइज अगर आप इसकी ओरिजिनल में जाएं तो आपको ये इंग्लिश जो है ना फ्रेंच नजर आएगी। तो ये चीज है कि आपने थोड़ा सा वो तम्मल मजाजी से चलना है। ये नहीं कहना कि ये फ्रेंच में लिखा हुआ है और इसको छोड़ दो ना। मैं भी ऐसा किया करता था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी निकाली है उसमें सारा फ्रेंच लिखा हुआ है, बोर हो के उधर ही छोड़ देना कि इसको रीड ही नहीं करना। अब वो मुझे प्रोफेसर हेल्प ना करते तो मैं फ्रांस में ना होता। लेकिन ये है कि हर दफा ऐसा नहीं होता, आपने खुद भी सर्च करना है। अब व्हाट ट्रेनिंग आर यू लुकिंग फॉर, आप यहाँ भी आप आए। आई एम लुकिंग फॉर मास्टर या डॉक्टरल। अगर मैं डॉक्टर निकालता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये आपके सारे हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स है, जो भी डिपार्टमेंट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में आए, आप अपनी फील्ड के मुताबिक चूज करें। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप जाना चाह रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, जिस भी जो आपकी डायरेक्शन है वो उसमें आप मेरी अप्लाइड मैथमेटिक्स है। और ये भी है कि अगर आपका बैचलर आप कहें कि वो प्योर मैथमेटिक्स में है तो मैं मास्टर में अप्लाइड नहीं चूज करूंगा। इतना ज्यादा मैटर नहीं करती अंडर ग्रेजुएट है, उन्हें पता होता है कि आपने कोर्सेज पढ़े हुए हैं। तो मेरा क्या था, मेरी सारी जो मोस्टली मैंने कोर्सेज पढ़े थे वो मैंने प्योर मैथमेटिक्स के पढ़े थे। और एक टाइम पे मैंने आके कहा कि कोई रियल लाइफ में भी मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पता भी हो कि मैं कर क्या रहा हूँ, इमेजिनेशन की दुनिया से ना वो निकलना चाहता हूँ, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। तो फिर मैं अप्लाइड चूज किया और फिर मैं रियल एप्लीकेशंस की तरफ आया। तो ये चीज है कि आप चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आपको अच्छे लगते हैं प्योर के तो आप प्योर चूज करें, अप्लाइड के अच्छे लगते हैं तो अप्लाइड चूज कर लें नेक्स्ट। तो उससे इतना ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे आप आए तो आपको क्या देखेंगे, देखने को मिलेगा यूनिवर्सिटीज है। यूनिवर्सिटी अब देखें, ग्रोनेबल एल्प्स यूनिवर्सिटी है, मेरी भी इनके साथ एफिलिएशन है। और जितनी भी यूनिवर्सिटी है आप आपको साथ यहाँ पे 7 ऑफर्स हैं, सारे आपको जो है ना वो आप देख सकते हैं, जितनी भी आप होंगी। अब 52 आइटम है, 269 टोटल जो है ना वो डॉक्टरल पोजीशन है अभी इस टाइम फ्रांस के अंदर। तो जिसमें 52 अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर है, और उससे आगे नीचे आप जाएं तो फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ अब ग्रोनेबल का, ये सॉरी ये केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज है। ये है जो है ना वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की फील्ड में है, क्योंकि वर्क वो केमिस्ट्री में कर रहे हैं, जिस तरह सारा असद है इन्होंने भी केमिस्ट्री में काम किया हुआ है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में अगर आप यहाँ पे स्पेसिफिकली को मॉडलिंग वाला होता तो मैं यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल मेथड अगर लिखूं, मे भी कोई हो इस टाइम। ये पेरिस के अंदर है, कम्युनिकेशन टेक्नो। लेकिन ये है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आप जब इसकी डीप में जाएंगे तो आपको सारा कुछ नजर, आप देखेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ फ्रेंच आपको बता रहे हैं कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये भी माइंड में रखेंगे, जब आप मास्टर के अंदर आएंगे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपको फ्रेंच के अंदर ऑफर करेंगी। तो वो भी आपने देख के आना है। तो मुश्किल है, फ्रेंच लैंग्वेज आसान नहीं है, मैं सीख रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि इंसान इतना जल्दी इसको टैकल नहीं कर सकता कि आप से कि मैं मंथ में फ्रेंच सीख जाऊंगा, ये इम्पॉसिबल है। फ्रेंच टाइम लेती है, 1.5 ईयर। आप अगर कंसेक्यूटिव देते हैं उसको टाइम देते हैं तब वो आपको समझ में आएगी। तो ये भी आपने देख लेना है कि कुछ इंग्लिश पेरिस के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश में, मैंने भी कुछ में लिखी हुई है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी, जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश के अंदर ऑफर कर रही है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लेवल ऑफ लिखा हुआ है, नो इंग्लिश रिक्वायर्ड B2 है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आइट्स की नीड नहीं होता यहाँ पे फ्रांस के अंदर। आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वो बनवाना है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है और आपने देना है। और नीचे उन्होंने बताया भी है, पॉसिबिलिटी टू राइट योर थीसिस इन इंग्लिश, यू कैन राइट।
आपने ये भी चीज़ें देख के आना है। यहाँ पे आके लोग फँस भी जाते हैं। मेरा एक दोस्त है, तो वो इसी तरह फँस गया था। उसने क्या करना था, थीसिस भी उन्होंने फ्रेंच में उसे लिखना था। तो उसने बाकी जो प्रेज़ेंट करना था डिफेंस, वो भी फ्रेंच में करना। उसने फिर अपने 2 इयर्स जो है ना वो दिए जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज को, और उसके साथ बाद उसने जो है ना वो अपनी फिर स्टार्ट किया अपना, उसने वहाँ पे होल्ड कर दिया अपनी डिग्री को। तो ऐसे भी आपके साथ हो सकता है। इंग्लिश वर्किंग लैंग्वेज पॉसिबल, मैथमेटोलॉजिकल टीचिंग इन इंग्लिश, सेमिनार कोर्सेज कॉन्फ्रेंसेस इन इंग्लिश। तो यहाँ पे अब आपने वो बता रहे होंगे कि फ्रॉम अर्ली जून टू मिड दिसंबर, ये उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर है। अब आप ये समझें कि इनका भी स्टार्ट हुआ है। ये बहुत वैरी करता है। फ्रांस में ऐसा नहीं है कि जिस तरह इटली के अंदर है कि उन्होंने आई थिंक मार्च में स्टार्ट होते हैं और सितंबर तक उनके एडमिशन जाते हैं। वो हर साल ऐसे ही है, वो उनका सर्कल जाता है, 37 है, 38 सर्कल है, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशंस आएँगी, उनकी स्कॉलरशिप भी सेम होगा। लेकिन फ्रांस में आपको इस तरह नहीं मिलेगा। आपकी स्कॉलरशिप जो फंडिंग है वो वैरी करेगी। वो वैरी करेगी कि आपको फंडिंग कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री कर रही है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन आपको फंड कर रही है, यूनिवर्सिटी फंड दे रही है। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। ये चीज़ें आपको ना वैरी करेंगी, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करेंगी। उनकी आप ये नहीं कह सकते कि अभी जो है ना वो जुलाई हो गया तो सब यूनिवर्सिटीज़ की चली गई हैं। आप देखेंगे तो मेबी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे कैंपस फ्रांस में मिल जाए पोज़ीशन। कोई प्रोजेक्ट आया हुआ हो, किसी यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया हुआ हो, तो ये आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। अब कंपल्सरी फंडिंग है वो, यस, आपको फंड मिलेगा जो है ना वो, या आपने उसको ये इस वजह से भी यस लिखा हुआ है कि आपने उसको क्या करना है, अरेंज करना है। अब पीएचडी के हवाले से बात करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब उसकी लैब्स हैं, वो भी शो करेंगे, लैबोरेटरीज़ हैं। आपने लैब में जाना है, अपने देखना है डिसिप्लिन क्या है, मैथमेटिक्स है, आपने लैब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये उस लैब का नेम है। आपने इस लैब में की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट भी मेंशन है, और उसमें अपने प्रोफ़ेसर्स को देखना है, कौन-सी फ़ील्ड का प्रोफ़ेसर, आपकी फ़ील्ड में कौन-सा प्रोफ़ेसर काम कर रहा है, आपने उनको ईमेल करनी है। और ये इन प्रोफ़ेसर्स के साथ आपने ज़्यादा जो है ना वो जो फ्रेंच हैं, इनका ये है कि ये बहुत टू द पॉइंट रहते हैं। मतलब स्टोरीज़ ना इनको सुनानी है, ना वो आपको सुनाएँगे। आपने टू द पॉइंट उनसे ईमेल करनी है, वो आपको लाज़मी जो है ना वो रिप्लाई करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फ्रेंच अगर प्रोफ़ेसर है, वो आपको रिप्लाई करेंगे। वो आपको बताएँगे भी हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह ओपन हो रहे हैं, मेरे पास पोज़ीशन है या नहीं है, या आप वेट करें, मैं आपको बताऊँगा कि नेक्स्ट मंथ मैं आपको दोबारा राब्ता करूँगा। कि शायद मेरे पास कोई अरेंजमेंट बन जाए, वो आपसे राब्ता करेंगे। वो जो कहेंगे वो उसको वो कंप्लीट करेंगे। ही इज़ वेरी, वेरी प्रोफेशनल। मैंने मतलब अभी तक जो मेरा एक्सपोज़र आया है, मुझे फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है ना वो प्रोफेशनल लगे हैं। इवन कि वो आपको व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे, तो वो नसात ऊपर स्पेशल वो बेस्ट रिगार्ड और सारा वो पूरी ईमेल की जो वो तर्ज में लेके आएँगे, और आपको व्हाट्सएप भी मैसेज इस तरह करेंगे। तो ये है कि वो आपके साथ जो है ना वो प्रोफेशनल रहेंगे। तो ये नहीं कि आपको ईमेल करने के बाद आप सो जाएँ, मतलब आप कहेंगे ये मुझे रिप्लाई नहीं आएगा, तो आपको आएगा रिप्लाई। ये आप देखेंगे, अपनी लैब सर्च किया, लैब में अपने प्रोफ़ेसर को सर्च करना है, उसको अप्रोच करना है, उसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, अपना बताना है आप उसको पॉइंट, मैं किस पे काम कर रहा हूँ, इस तरह मैं नेक्स्ट काम कर सकता हूँ। आपकी मैंने उसके एट लीस्ट 2 और 3 आर्टिकल रीड कर लें। क्योंकि जब आप आर्टिकल उसके रीड नहीं करेंगे, वो आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा और आपको उसको रिप्लाई में आप उसको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएँगे। कन्विंस नहीं कर पाएँगे, तो वो समझ लेंगे आपको नहीं प्रेफ़र नहीं करेगा। तो जब भी आप किसी प्रोफ़ेसर से राब्ता करें, तो एट लीस्ट उसके करंट डायरेक्शन देख लें कि वो किधर मूव कर रहा है। कौन से 2023 के अंदर वो कौन से उसके आर्टिकल नए आए हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो वो ये है कि फिर आपको ज़्यादा प्रेफ़र करेगा। उसको उसके उसके रिलेटेड उसके पास प्रोजेक्ट होगा, तो वो ये है कि आपको ज़्यादा उसमें हेल्प हेल्प हो जाएगा आपके लिए। तो पीएचडी के लिए यही है, बहुत सारे अब इसमें इसी के अंदर ही मेरा भी स्कूल आता है, ये ईटी के अंदर ही, जिसमें मेरे मुझे जो है ना वो पोज़ीशन मिली थी। लेकिन मैंने ये है कि फिर वो डायरेक्टली मेरा प्रोफ़ेसर से राब्ता हो गया, मुझे इस प्रोसीजर का नहीं पता था। लेकिन ये मुझे अभी मैंने देख लिया, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप जाएँ, अब देखें वो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम अमाउंट यूरोज़ जो है ना वो 1200 यूरो है। ये मिनिमम है, ये वैरी करती है। अब मेरे केस के अंदर जो है ना वो 2100 है। इट्स टोटली वैरी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट।
वेरी करेगी, लेकिन पीएचडी में आपको मिनिमम ये बता रहे हैं कि आपको 1200 मिलेगा, इससे प्लस ही होगा। और ये उन्होंने अपने डिसिप्लिन्स भी लिखे हुए हैं, जो इस स्कूल के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्कूल है, उनके आगे अंडर आपको लैबोरेटरीज मिलेंगी। उस लैब के अंदर आपने फिर अप्लाई करना होता है, और हर स्कूल की एक उन्होंने डेडलाइन होती है, इनकी भी जो डेडलाइन है वो यहाँ पे मेंशन होगी। और अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको डेडलाइन नहीं मिल रही, या आपने पूछना है कि मैंने इस स्कूल के अंदर अप्लाई कैसे करना है, आप किसी प्रोफेसर से राब्ता नहीं करना चाह रहे, जस्ट गो हियर, आपको यहाँ पे हेड ऑफ डॉक्टर स्कूल है, और आपको लैब की जो है ना वो सेक्रेटरी के साथ भी आपका यहाँ पे दिया होता है। फॉर एग्जांपल एक लैब है, मैं कल देख रहा था कि हमारी जो लैब की जिनसे हम सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो भी उनका कंटेक्ट इधर दिया हुआ था। ये जो मिस्टर है, अब ये जो इस यूनिवर्सिटी में, आप इनसे राब्ता करें, इन्हें ईमेल करें, इन्हें कॉल कर लें, बेहतर है कि ईमेल कर लें, आपको रिप्लाई मिलेगा। वो आपको हर चीज़ गाइड कर देंगे कि आपने ये आपको प्रोसीजर है हमारा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, आपने विदाउट प्रोफेसर अप्लाई करना है, या हमारे पास ये प्रपोज़ल पहले ही हैं, रिसर्च प्रपोज़ल उनके पास पहले होते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, उन्होंने खुद ऑफ़र किए हुए होते हैं। उनके पास सब्जेक्ट होते हैं, आपने जस्ट क्या करना है, उन्हें ईमेल करके पूछें, वो आपको बताएँगे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, और आप इस पे कर लें। क्योंकि ये मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें पब्लिश नहीं होती। फ्रांस के अंदर आपने उसके अंदर जो है ना वो इंटर होना होता है सिस्टम के अंदर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। उनसे ईमेल करें, उनसे पूछें कि आपके पास कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, आप मुझे प्लीज़ शेयर कर दें। सेक्रेटरी से पूछें, वो आपको सारे शेयर कर दे कि इस टाइम हमारी लैब में ये अवेलेबल हैं, और उससे जो रिलेटेड प्रोफेसर है और उनकी ये ईमेल्स हैं। आप उसमें उस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ें, उस प्रोफेसर से राब्ता करें, और इस तरह ये डॉक्टर स्कूल जो है ना वो इस तरह वर्क करता है फ्रांस के अंदर। मास्टर भी आते हैं। मास्टर में देखें तो आप कैंपस फ्रांस के अंदर ही जाएँ। लेकिन मास्टर यहाँ पे अच्छा खासा कॉम्पिटेंट है। ये नहीं समझें कि आप इतने इज़िली, ये मैं सुना है कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि वो मास्टर में अप्लाई करता रहा, तो वो बता रहा था कि अच्छा खासा जो है ना वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है। आप अगर आपने मास्टर भी किया हुआ है ना पाकिस्तान से, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मास्टर की पोज़ीशन में भी अप्लाई करें। आप ये ना सोचें, हम पाकिस्तान में बैठ के ना हम ये सोच रहे होते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा यार, 1-2 साल जो है ना ये ज़ाया हो जाएँगे। तो ये चीज़ बड़ी वहाँ पे वो एक तासर बना हुआ है कि कुछ भी नहीं होता। अगर आप मास्टर में आते हैं तो आप पढ़ें, आपको नॉलेज ऑब्वियसली मिलेगा। आपने पाकिस्तान में कोई इतना हाई लेवल हमने नहीं पढ़ा हुआ होता। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप तो सिस्टम को समझ जाते हैं। दूसरा, आपको समझ आ जाती है कि यहाँ पे चीज़ें किस तरह चलती हैं, तो फिर आपकी पीएचडी आप जल्दी कवर कर लेते हैं 3 इयर्स के अंदर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से मत घबराएँ कि आपने मास्टर किया हुआ है और आप फिर मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। करें मास्टर में अप्लाई। एग्ज़ैक्टली ये लास्ट पे ना उमर भाई भी यहाँ पर इंटेलिजेंट मैन है, एक उनका अभी M2 में एडमिशन हुआ है फ्रांस में, तो वो भी कुछ क्वेश्चन के आंसर करेंगे अगर M2 के रिलेटेड हुए तो। तो ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मास्टर में अप्लाई किया हुआ, तो देन वो आपको अच्छी तरह जो है ना वो गाइड कर सकते यस, हैं। आई मीन क्वेश्चन के आंसर करेंगे वो अगर उनके रिलेटेड हुआ तो। तो अब देखें यहाँ पे अगर मास्टर पे बात करें, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स मैंने चूज़ किया है। मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, आप देख लें। तो प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें बैचलर, ये M1 है, यहाँ पे M2 है। अब ये M1 क्या है? M1 असल में बेसिकली फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर है, और यहाँ पे बैचलर 3 इयर्स का होता है। हमारे बैचलर का स्टूडेंट एलिजिबल है M1 में अप्लाई करने के लिए। M2 में भी अप्लाई करने के लिए आई थिंक सो वो एलिजिबल है, क्योंकि वो हमारा 4 इयर्स का बैचलर होता है। तो इट मीन कि हमने इनके मुताबिक बैचलर भी किया होता है, साथ 1 ईयर हमने एक्स्ट्रा M1 भी समझ ले कर लिया होता है। तो हमारा बैचलर का स्टूडेंट यहाँ पे M2 में अप्लाई कर सकता है। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो भाई जो है ना आपको मज़ीद गाइड कर देंगे इसके बारे में। तो ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे नहीं है कि आप ट्राई करें कि मास्टर अगर आपको अगर साथ अप्लाई करते रहें, अगर आपको पोज़ीशन नहीं मिल रही, तो ये रुके नहीं, आप पाकिस्तान में ही अच्छी यूनिवर्सिटी में मास्टर कर लें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैं बैचलर किया था, मैं अप्लाई करता रहा था। चाइना में मैं अप्लाई करता रहा, कोरिया में अप्लाई करता रहा, तो मेरी पोज़ीशन नहीं मिली थी, और मुझे रिसर्च के बारे में पता ही नहीं होता था।
तो मैंने डिसीजन लिया कि मुझे साथ से मास्टर भी स्टार्ट कर लेना चाहिए, और यकीन करें पता भी नहीं चला 2 इयर्स गुजर गए थे और मैंने साथ मास्टर भी कर लिया। तो ये भी एक सजेशन है कि आप सिर्फ इसी पे ना इत्तेफाक करें कि आप कर रहे हैं अप्लाई और बस बैठ जाएँ। साथ मास्टर भी स्टार्ट कर लें, और मास्टर हो जाए तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप यहाँ पे फिर मास्टर के लिए भी आ सकते हैं, पीएचडी के लिए भी आ सकते हैं। फिर आपके लिए बहुत सारी मतलब जो है ना वो वेज़ ओपन हो जाते हैं। आपके पास रिसर्च टॉपिक होता है, आपको रिसर्च के बारे में नॉलेज आ जाती है। आपके पास सिनॉप्सिस है, आपने जो वहाँ पे बनाया है उससे आपको पता होता है नेक्स्ट डायरेक्शन मेरी क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें वो बैचलर के स्टूडेंट को पता नहीं होती, लेकिन मास्टर में आपको वो जाके चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये अब यहाँ पे मास्टर में है तो M1, एमबीए से सारी यूनिवर्सिटी हैं। आपको जब ओपन करेंगे तो आपको फिर वो पता चलेगा कि इसका ड्यूरेशन कितना है और किस लैंग्वेज में ये करवा रहे हैं। इसकी एक यहाँ पे ये आपको ओपन होगी, पीडीएफ है इन केस, ये सारी फ्रेंच में होगी। अब आपने यहाँ पे छोड़ नहीं देना कि ये फ्रेंच में, इसका भी हाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके साथ करना क्या है। आपने गूगल ट्रांसलेट निकालना है और इसको पीडीएफ को यहाँ पे कैसे करते होते हैं, डॉक्यूमेंट में आए, ब्राउज़ योर कंप्यूटर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्राउज़र का यहाँ पे मैंने कल एक डाउनलोड किया था, ये मैथमेटिक्स फ्रांस। ये आप इसको आपने ट्रांसलेट करना है और आपको ये उर्दू में भी सॉरी यहाँ पे मैंने वो चूज़ करना था। डिटेक्ट लैंग्वेज कर दें या आप यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो फ्रेंच कर दें और इधर इंग्लिश करके इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। आप यहाँ पे डाउनलोड करें और एग्ज़ैक्टली वो हर चीज़ आपको इंग्लिश में मिलेगी, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। देखिए अब आपको सब कुछ जो है ना वो इंग्लिश के अंदर आएगा। ये चीज़ें टाइम के साथ जो है ना वो हमें पता चली। ये मैं पहले ऐसे करता था, इसको लेके बस कॉपी करके ट्रांसलेट करता रहता था। अब यहाँ पे आप आएँ तो वो ये भी बताते हैं कि कौन से जो है ना वो कंट्री से लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपका टॉपिक कौन-सा है, आपकी डेडलाइन कौन-सी है, हर चीज़ आपको इस जो है ना पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होता है, उनका लिंक अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी का। केस मास्टर आपको प्रोफेसर से आई थिंक सो राब्ता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उनका नाम मुझे माइंड से निकल गया है, वो आपको बताएँगे इसके बारे में ना डीपली मास्टर के बारे में। और मास्टर की कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने कलेक्ट की हुई हैं। मेरा दोस्त है आजकल वो आईसीटीपी में उन्होंने डिप्लोमा किया था, वो सीसा में कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ ये लिंक शेयर किए, ये इंग्लिश के अंदर करवा रहे हैं। आर्किमिडीज इंस्टीट्यूट है और ये जो स्कॉलरशिप है आई थिंक वेरी फेमस स्कॉलरशिप है जो है ना वो फ्रांस का एफएसएमपी। आप इसमें भी ये मैंने ओपन किए हुए हैं चारों इनके ना। अब इसकी मैंने देख रहा था, ये जो यूनिवर्सिटी है ये जो चारों लिंक मैं आपसे शेयर करूँगा, ये मैथमेटिक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनकी मैथमेटिक्स जो फ्रांस के अंदर मतलब एक मानी जाती है कि ये इनका ये जो डिग्री है वो बहुत अच्छी है। अब इनकी जो डेडलाइन है वो फर्स्ट मार्च थी, इनकी गुज़र गई, लेकिन नेक्स्ट ईयर आएगी। आप अपने माइंड में रखें, इसको चीज़ों को रीड करें, अपना माइंडसेट बनाएँ कि मैंने यहाँ पे अप्लाई करना है। एक स्केड्यूल बनाना भी बहुत जो है ना वो ज़रूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपनी एक फ़ाइल तैयार करें जिसके अंदर आप जब कोई स्कॉलरशिप देखें तो उसको नोट कर लें। आप इंसानी दिमाग जो है ना वो भूल जाता है चीज़ें। आप उसमें नोट करें कि ये स्कॉलरशिप इसकी ये डेडलाइन है। तो फिर उसमें या अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो उसको नोटिफ़िकेशन लगा लें। आपको 1 मंथ पहले बता दें कि इसकी डेडलाइन अब करीब है, मैंने इसके ऊपर वर्क करना है। तो ये चीज़ें आपने इस तरह करनी है। अब ये मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स है, इसके डेडलाइन भी मैं देख रहा था यहाँ पे तकरीबन थी। एक स्कॉलरशिप ऐसा है जिसकी अभी डेडलाइन अवेलेबल है, ये एफएसएमपी की मैं देख रहा था यहाँ पे पीजीएसएम मास्टर है इनका और इसकी डेडलाइन जो है ना वो अभी है नवंबर के अंदर जो है ना वो खत्म होनी है। अक्टूबर 23 यहाँ पे मैंने देखा था इसकी जो है ना, अब मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। नो इसकी डेडलाइन जो है ना वो अवेलेबल है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई करें। एक और वेबसाइट है मैथमेटिक्स के हवाले से शेयर करूँगा, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ था। मास्टर की वो वेबसाइट, हालाँकि मैंने मास्टर किया हुआ था लेकिन फिर भी मैंने उसमें अप्लाई किया था और 2000 इट आर क्लोज्ड बट ही ओपन विल ओपन इन अक्टूबर। ये आपने जो है ना वो अक्टूबर के अंदर इसकी ओपन होंगी और आप इसको देखें। एक और मैं आपको बता देता हूँ जस्ट इन
इंटर मैथ के नाम से वेबसाइट है, ये मैं ओपन किया हुआ है, डबल डिग्री इंटर मैथ्स। तो मेरा इसमें स्कॉलरशिप हुई थी मास्टर की, ये अरिस्मस मंडस का, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। ये आपको 4 यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना आपको मास्टर होता है। आपने एक सेमेस्टर एक यूनिवर्सिटी में गुजारना होता है, दूसरा किसी दूसरी में। ये आपकी यूनिवर्सिटीज के लाकोला, बार्सिलोना, नाइस, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। इवन इसमें फ्रांस भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये आप देख लें, ये बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। इस पे इनकी इतनी कोई डिमांड भी नहीं है। मोटिवेशन लेटर मुझे अब याद नहीं है मैंने इस पे लिखा था या नहीं। और इस लेकिन ये सीवी वगैरह मैंने अच्छी बनाई थी। सीवी आप यूरोप पास में बनाएं, और एक अच्छी सीवी बनाएं, उसमें आप हाईलाइट करें चीजों को। सीवी में लिखते हुए चीजों को वो कंजूसी से मत लिखें। अगर आपने कोई कंप्यूटर का को फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का कोई कोर्स किया हुआ है, उसको मेंशन करें। अब आईसीटीपी में जो भी मैंने लैंग्वेज किए थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रान थी या दूसरी पाइथन थी, मैंने उसमें मेंशन किया। सब कुछ मेंशन करें, अपने रिसर्च इंटरेस्ट मेंशन करें, अपने सब्जेक्ट मेंशन करें। इवन आप फॉर एग्जांपल आप न्यूमेरिकल, मैंने मास्टर में अप्लाई कर रहा था, तो जो मुझे बैचलर के अंदर जो मैंने उसके रिलेटेड पढ़े थे, फ्लूइड मैकेनिक्स था और न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल पीडीज या और कंप्यूटर की जो C++ थी, मैंने वो मेंशन की है सब्जेक्ट उसमें। उसके नीचे ऑप्शन भी होता है कि आप अपने सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं सीवी में। जब आप जो है ना वो यूरोपास, या फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ उसकी वेबसाइट। स्पेलिंग में भी मैं गलत लिख रहा हूँ, ये यूरोपास सीवी। तो आप इस पे जाएं तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये इजी है बहुत जो है ना इसको करना, मुश्किल नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर आपको यही चलेगी, और क्योंकि वो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि वो यूरोपास सीवी उनको इजीली समझ आ जाती है, उन्हें पता होता है कि ये चीज कहाँ पे है, तो वो डायरेक्ट जाके उसको देख लेते हैं। तो ट्राई करें कि आप यही टेम्पलेट जो है ना वो यूज करें यूरोपास का। ठीक है, ये आई थिंक सो फन, इट्स फाइन, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम भाई। थैंक यू वेरी मच नवीद भाई, आई हैव जज़ाकल्लाह। हम अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे। एक मिनट ना, मैं आपको बताता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन करना है ना, वो पहले जो है ना उसमें यहाँ पे हैंड ऑप्शन रेज, होता है, हैंड हैंड रेज, रेज करे। तो एग्जैक्टली। फिर उस तरह जो है ना, इस तरह फिर वो मिक्सिंग अप हो जाएगा। तो हैंड रेज करें तो फिर मैं नाम बोलूंगा कि अच्छा वो बोलें, तो फिर इस तरह प्लीज। उमर भाई आप सुन रहे हैं? उमर भाई, जी जी बात भाई, मैं सुन रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, आपने अटेंड की मीटिंग। अच्छा, तो और कुछ भाई जो अगर मिस्टेक आपके मैंने, लिए, सॉरी, जी जी, हाँ अगर सर, बोलिए। आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हुए तो सबसे आप पहले रेज लाजमी आंसर। हैंड जी में नहीं की थी सर। ये सीक्वेंस वाइज चलता है सर जी, रेज हैंड का सवाल जवाब सर जी। मोहम्मद शकील जो है ना वो अपना माइक म्यूट अनम्यूट करें। इजाजत है सर। जी मोहम्मद शकील। सर असल में सर जी मैंने खुद ही FSC की है, लेकिन ये स्कॉलरशिप वगैरह में बहुत इंटरेस्ट हूँ सर जी। तो उसी हवाले से सर जी मैंने कुछ सवाल करने थे। सबसे पहले सर जी मैं अपना प्रोफाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ सर जी। मेरा नाम मोहम्मद शकील है और FSC की भी है रिसेंटली 90 मार्क्स के साथ, 90% के साथ। और मेरा मैट्रिक मार्क्स भी जो है 90% है। और इसके अलावा 2 साल इंग्लिश टीचिंग भी की है एकेडमी में, और मतलब आइल्स देना मेरे लिए कुछ मसला नहीं है। तो सर जी अगर आप हम थोड़ा सा बैचलर के हवाले से हमसे इंफॉर्मेशन शेयर करें सर जी, तो वो भी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी सर, अगर हो सके। बैचलर के बारे में इतना ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि कभी मैंने लाइफ में बैचलर के बारे में इस तरह सर्च नहीं किया स्कॉलरशिप। लेकिन ये कि कभी अक्सर सामने आते रहते हैं, जब आप देख रहे होते हैं मास्टर या PhD का, बैचलर के भी आते हैं। टर्की वगैरह में भी आप देखें तो काफी, मेरे ख्याल में वहाँ पे भी बैचलर के स्कॉलरशिप आते हैं, वो फंड भी आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, में भी आपका इजीली भी हो जाए। तो तुर्की में चेक करें। और उसके अलावा जो है ना चाइना में देख लें, तो इन यूनिवर्सिटीज, अगर 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 आपने आप यूरोप में यूरोप आना की, जी। एग्जैक्टली, अगर यूरोप की ट्राई करेंगे तो फिर तो इनको लैंग्वेज लाजमी तौर पे उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा साथ के। इनको फ्रेंच आती है, इटालियन आती है, जर्मन आती है। आप सही कह रहे हैं कि इसके लिए ज़रा मुश्किल है यूरोप की तरफ, क्योंकि जुबान इतनी जल्दी तो फिर बंदा नहीं सीख जाता B2 ऐसे ही तक। है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा बैचलर। वेरी जो है ना ऑफन आपको पेरिस के अंदर में भी, अगर आप फ्रांस की बात करें तो पेरिस के अलावा
आई डोंट थिंक सो कि आपको बैचलर कहीं भी इंग्लिश में, वो भी बहुत मुश्किल है, रेयर है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रमोट इतना इंग्लिश को नहीं करते, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, और उसी के अंदर जो है ना इवन के मास्टर भी इनके फ्रेंच में है, मोस्टली कम यूनिवर्सिटी जो है ना वो मास्टर भी इंग्लिश में ऑफर कर रही हैं, और अच्छा सर जी, पीएचडी तो हमें जरूरत नहीं होती ना इंग्लिश की, ओ सॉरी फ्रेंच की, क्या कह रहे हैं? सर इसके अलावा से मैंने इटली में एक यूनिवर्सिटी है, मार्की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, वहाँ से सर जी मुझे इनविटेशन लेटर भी है, ऑफर लेटर। उसके अलावा सर जी मैंने प्री इनरोलमेंट भी की है, शायद 5 दिन में वो प्री इनरोलमेंट लेटर भी आ जाए। लेकिन सर जिस तरह आप इटली भी गए शायद सर जी, आपने इंट्रोडक्शन में बताया सर जी, तो मैं सिर्फ ये वीजे के प्रोसेस के बारे में पूछना चाहता था सर। मैं थोड़ा डरता रहता हूँ सर जी, ये इस्लामाबाद की एम्बेसी से सर जी, बहुत लोग जो है सर जी उन पर नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं कि ये अपॉइंटमेंट नहीं देते, अपॉइंटमेंट देकर वीजा नहीं लगता सही। तो इसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है सर जी इस्लामाबाद जो मेरा इटली? एक्सपीरियंस रहा है ना अपॉइंटमेंट के हवाले से, सबसे पहले तो आप ट्राई करें अपनी यूनिवर्सिटी को जो है ना वो आगाह करें कि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो अच्छा मोस्ट जी, ऑफ द टाइम आपकी यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगी। वो क्या करेंगे, वो इनको ईमेल करेंगे, तो देन आपका चीजें काम आसान हो जाएगा। पहले आप ट्राई अपनी यूनिवर्सिटी के साथ करें। ये कोई स्टूडेंट है मोहम्मद अवैस, प्लीज अपना जो है ना वो वीडियो आप बंद करें। तो ये है कि आप ट्राई करें अपने जो है ना वो यूनिवर्सिटी के साथ, उनसे साथ कम्युनिकेट करें कि मुझे इस तरह नहीं मिल रही। अगर आप उसके बाद ऑप्शन होता है जैरी कोई नाम से चक शहजाद के अंदर इस्लामाबाद में कोई ऑफिस है, वहां पे जाएं। और मैंने आजकल सुना है कि वो पैसे भी कुछ वहां पे एजेंट है, वो पैसे भी लेके दे रहे हैं। बड़ा ये वैसे रोला है जो है ना अपॉइंटमेंट का, बड़ी मुश्किल मिल रही है इटली की अपॉइंटमेंट्स ना, क्योंकि मेरे दोस्त हैं वो उधर ही बैठे हुए पाकिस्तान में 6 मंथ से वेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें वो फिर पैसे देने पड़े और फिर जाकर उनको अपॉइंटमेंट मिली। यूनिवर्सिटी उनको हेल्प नहीं किया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया और उनको विद इन अ मंथ अपॉइंटमेंट मिल गई। आईसीटीपी में हमें विद इन अ वीक मिल गई थी और उन्होंने हमें हेल्प की थी। तो ये माइंड में रखें कि उनके साथ कम्युनिकेट करें यूनिवर्सिटी वालों के साथ। अगर आपको कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट ना, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है अच्छा मोस्टली। सर जी एक शॉर्ट सा क्वेश्चन इस फॉलो अप क्वेश्चन करना चाहता था सर जी कि पैसों का क्या कैसा सीन होता है सर जी? कुछ सुना है कि कुछ एजेंट्स हैं वो आपसे लेते हैं 2.5 लाख लेते हैं और कहते हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट ले देंगे। लेकिन ये बड़ी इनफॉर्मल सी बात, क्योंकि मुझे नहीं इसका आइडिया, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ हैं इस तरह के भी ग्रुप हैं जो आपको पैसे लेके अपॉइंटमेंट ले देते हैं। ऐसा भी कुछ सीन चल रहा है पाकिस्तान में। जी जी। बड़ा तो ऐसे मुझे हेल्पफुल, इसके बारे में आइडिया मेहरबानी, नहीं है, मैंने भी सुना ही है बस अपने बहुत कुछ। मेहरबानी सर, जी जी बहुत मेहरबानी, जी जी। थैंक यू सर। ओके, गुड बाय। जी मोहम्मद बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। अच्छा सर, मेरा प्रोफाइल ये है कि मैं बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग है और मास्टर्स के लिए सर परस्यू कर रहा हूँ। इटली में भी सर यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो में किया था वो, मगर वहाँ पे भी वही इशू आए कि वो इटालियन कोर्स था, तो उन्होंने फिर मुझसे जो है वो इटालियन जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया था, तो जिसकी वजह से मैंने फिर वो जो एप्लीकेशन प्रोसीजर था वो मैंने नहीं कंटिन्यू किया। और अभी सर फ्रांस के लिए भी आज का जो है वेबिनार लेने का मकसद यही है कि मास्टर्स के लिए देख रहा हूँ। एक तो सर काइंडली M1 एंड M2 मास्टर्स का वो क्लियर नहीं हुआ सर कि मेरी बैचलर्स 4 इयर्स बैचलर्स है, तो सर मैं M2 के लिए अप्लाई करूं। और सेकंड सर इसमें फिर एट एंड हमारे लिए कोई इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होंगे, मतलब हम सर्च करने जा रहे हैं, फ्रांस को देखने जा रहे हैं, तो फिर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिलेंगे। और फंडिंग के हवाले से सर मास्टर्स में कितनी फंडिंग होती है, क्या मतलब वहाँ पे जो है वो आप डायरेक्ट प्रोफेसर ही आपके फंड देख रहे होते हैं या आपको किसी प्रोविजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है? तो सर इस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। मास्टर के हवाले से ना यहाँ पे यहाँ पर एक मिनट नवीद भाई, यहाँ पर माशाल्लाह से मुझे अभी नजर पड़ी है, यहाँ दानियाल भाई हमारे माशाल्लाह उन्होंने M1 भी यहाँ से किया है, M2 भी यहाँ से किया, और अभी उनको 2 पोजीशनें मिली हैं PhD की ना, यूनिवर्सिटी ऑफ लील में, और दूसरी का मुझे नाम नहीं याद। तो वेलकम दानियाल भाई, आपने मीटिंग अटेंड की हुई है, तो अगर आप भी किसी क्वेश्चन बहुत का आंसर शुक्रिया कर दनियाल सकते हैं भाई, आप जैसे बताएं आप M1 M2 के बारे में प्लीज इनको गाइड करें। अगर PhD का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर जाहिर बात है उनको ज्यादा पता है, क्या कहते हैं नवीद भाई को, तो वो फिर बता दें। अस्सलाम वालेकुम। नवीद भाई जो है वो अच्छा बता रहे थे सारा, तो मैं सुन रहा था सारी बातें ठीक भी है। तो अभी तो वो सारे आंसर क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, अगर कोई हुआ मेरे बताने वाला बता दूंगा। ये पीछे से क्या किसका आपकी जो आवाज डिस्टर्बिंग है, किसी की आवाज में भी शायद मेरी
जवाद भाई, ये आप होस्ट हैं तो आप काइंडली ये म्यूट कर सकते हैं सबको ना। ये 3-4 लोग अनम्यूट किया हुआ है उन्होंने अपने आप को। जी जी मैंने कर दिया है। नवीद थैंक भाई यू। आप ना अपने आप को क्या कर दें एक दफा। अनम्यूट कर लिया जी मैंने आपको। थैंक यू। जी दानियाल भाई जारी रखें। भी उनकी लाइन कट गई है। अच्छा, आप Maybe- स्कॉलरशिप बात कर रहे थे तो ये मैं आपको पहले ही बताऊं वेरी करता है, लेकिन जो मैक्सिमम मैंने अभी तक जो मेरे नॉलेज में मैंने सुना है वो 800 या 1000 है। 1000 आपको मास्टर के अंदर मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको 600 देते हैं, 500 देते हैं, तो वो कम है उस हवाले से। 800 पे आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे अदारे हैं, यहाँ पे एक है कॉफ है जो आपको हाउसिंग के लिए भी देता है, तो आपको हाउसिंग के लिए कुछ पैसे वहां से आ जाते हैं, तो आप सरवाइव कर सकते हैं 800 में, 700 में आप सरवाइव कर सकते हैं अच्छी तरह। तो कुछ यूनिवर्सिटी 500 भी देती हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्राइवेट भी हैं। यहाँ पे स्कूल कुछ प्राइवेट हैं, मोस्टली बिजनेस के स्कूल जहाँ पे प्राइवेट्स हैं, तो वो फिर आपसे पैसे लेते हैं और बहुत ज्यादा लेते हैं, 9000 यूरो पर ईयर, और इस तरह करके वो ये सीन है। और आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे भूल गया है। सर प्लीज आप M1 और M2 के हवाले से पूछना चाह रहा था। मेरा 4 इयर्स बैचलर्स है, तो आप मैं ट्राई M2 के करें लिए कि आप जाऊँ? M1 में अप्लाई करें। मेरा आपको यही सजेस्ट है, आप M1 में अप्लाई करें। M2 आपके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सही। और सर कर शुरू सकते में हैं मेरे मतलब ख्याल में, आप दानियाल भाई बेबी बताएं कि आप अप्लाई कर सकते हैं M2 में, लेकिन यहाँ अप्लाई पे जब हाँ जी, नवीद भाई मैं तो ये कहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। सर केमिकल इंजीनियरिंग है मेरी बैचलर्स में ना, तो मास्टर्स भी केमिकल में ही करना चाह रहा। तो उसका भाई बेहतर ये है कि आप जो है वो जिस भी यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाके देखें कि वो M2 में कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं। अगर तो आप जो है वो उन कोर्सेज की आउटलाइन देखें, अगर आपको लगता है कि आप इनको इजीली कर सकते हैं तो जरूर ट्राई करें। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूंगा जो नवीद भाई ने कहा है कि M2 जो है ना वो बहुत ही फास्ट होता है, और जब आप फ्रांस में आते हैं तो 1 महीने तक तो आपको पता ही नहीं चलता कि इधर हो क्या रहा। 1 साल ना तक तो नहीं पता चलता। मुझे तो 1 साल तक नहीं पता चला यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं पता चलता, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई बंदा ही नहीं मिलेगा जिससे आप बात कर लें। किसी को इंग्लिश नहीं आती होगी, और जिसको आती भी होगी ना वो जो है वो आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। एग्जैक्टली। वो कहेगा भाई लैंग्वेज फ्रेंच सीख लो। तो जब तक आपको समझ आएगी, फर्स्ट सेमेस्टर गुजर चुका होगा, और जो है ना वो बंदा जो है वो बड़ा हो जाता है, वो कह लें कि रनिंग लेट, तो बेहतर है कि M1 में आए। और M1 वो वाला देखें जहाँ पे लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश है। M1 में बहुत रेयर है कि इंग्लिश में वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आप ढूंढे ऐसी हैं सही कि जहाँ पे इंग्लिश में होता है। ये भी पॉइंट अच्छा है, मुझे नहीं आइडिया था इसका। हाँ, नहीं M1 मोस्टली जो है नवीद भाई वो फ्रेंच में ही होता है। M2 क्योंकि थोड़ा सा वो रिसर्च के करीब आप चले जाते हैं तो वो हो जाता है फिर ना सम टाइम वो देखते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है ना वो जो जिसको फ्रेंच नहीं आती, अगर वो एक आध है क्लास में तो फिर वो इंग्लिश में कर लेते हैं। वरना आपको पता है कि प्रोफेसर तक जो है यहाँ पे वो कहते हैं कि यार इंग्लिश में ना ही पढ़ाना पड़े तो बेहतर है। ऐसे ही है वो, हाँ, मतलब अगर मैंने ऐसे भी यहाँ पे देखे हैं कि अगर मैं भी उनको इंग्लिश थोड़ी आती भी हो ना, तो वो आपको, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ तो वो रिप्लाई फ्रेंच में कर रहे होते हैं, तो वरना वो उनके मुंह ऐसे के तो हैं, मुझे तो कभी कभी लगता है कि जैसे कोई बंदा ना मतलब एक किसी भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात नहीं कि आप उन्हें बार बार बता रहे हैं आपको फ्रेंच नहीं आती, फ्रेंच नहीं आती, वो फिर भी आगे से आपसे फ्रेंच में ही बात कर रहे फ्रेंच में होते हैं। बात करेंगे, तो ये एक बड़ा कॉमन सी चीज है ना। तो तो फ्रेंच में सर्वाइव करना रियली डिफिकल्ट। हाँ आप जी, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, वो पूरी वर्ल्ड में सबसे टफ समझा जाता है। इवन कि अमेरिकन यहाँ पे आके बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके बैंक अकाउंट नहीं ये बना रहे होते हैं, मतलब बड़ा मुश्किल है यहाँ पे ना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी इनकी सुस्त है। थोड़े ये जो है ना वो एक दो ये जो हैं वो फॉरेन मिनिस्ट्री वाले और ये काफ वाले, ये थोड़े से हैं सुस्त, लेकिन काम तो कर देते हैं। लेकिन होता वो फ्रेंच में है। ये आप तो जो मर्जी कर लें भाई, वो इंग्लिश में वो कुछ नहीं करेंगे। तो वो उन भाई को मैं यही यही कहूंगा कि आप जो है ना वो M1 में ट्राई करें और M2 में, दोनों में ट्राई करें आप, ये तो कोई ट्राई नहीं। लाजमी करें, दोनों में करें। ये ना रखें कि आपने बस एक पे रखना है और उसमें आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन ट्राई करें डिफरेंट ऑप्शंस में, सारी अपनी दोनों में पॉसिबिलिटीज ट्राई करें।
जी ठीक सर, थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फ्रांस में भी है कोई इस तरह का कोई मतलब ऑप्शन? मैंने अभी मेरी नजर में नहीं आया। नहीं वो नवीद भाई ऐसे है, जब आप यूएसए में करते हैं ना डायरेक्ट पीएचडी में, तो वो 5 साल की पीएचडी होती है, ऐसे ही 6 है, साल की ना, मास्टर टू लीडिंग पीएचडी कहते हैं उसको। मास्टर टू लीडिंग, तो उसमें मास्टर्स तो आ जाता है। और फ्रांस में जो है वो कहीं से भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें, 36 मंथ का होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट, और 3 साल में आपने पीएचडी खत्म करनी होती है। वो बहुत रेयर होता है कि आपका एक्सटेंड हो जाए 1 साल, वरना वो 3 की ही होती है और 3 के बाद ठीक ही आप। होती है, वो मास्टर और पीएचडी कंबाइन नहीं है यहाँ पे, आप सेपरेट ही आपको करना पड़ता है। ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं आता कि वो आपको कहें कि आप इसी स्कॉलरशिप में आप मास्टर भी करें और पीएचडी करें। आप 5 ईयर्स आपको कोई भी नहीं देगा यहाँ पे इकट्ठे ना। मेरा तो इवन तो ऐसा सर था कि मास्टर्स का भी स्कॉलरशिप वो क्योंकि M1 सेपरेट डिग्री है और M2 अलग है, ये दोनों ऐसे ही है, ऐसे ही मैंने आप सुना है, ऐसे M1 होता है। से करके M2 आप किसी और यूनिवर्सिटी पे से भी कर सकते आपको हैं। दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, उसी प्रोसीजर से दोबारा गुजरना पड़ता है। हाँ जी, तो ये स्टेप बाय स्टेप है इनका सारा। तो तो आप सर अगेन मास्टर्स के लिए भी अगेन campusfrance.org पे ही सारी सर्च की जाए और वहां पे ही मतलब सब कुछ मिलेगा? नहीं नहीं, आप उससे भी करें। ये कैंपस फ्रांस का नवीद भाई, उस पे सारे ये जितने भी एडमिशन ओपन होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन ये पुट करते हैं उधर, मुझे उसका आइडिया नहीं। इसका वैसे आपको सेपरेट भी हो सकते हैं, जिस तरह FSMP मैंने बताया है, ये मेरे ख्याल में वहां पे ना हो, श्योर में भी ना हो, लेकिन ये जो मेरे नॉलेज में स्कॉलरशिप थे वो मैंने यहाँ पे सर्च करके ट्राई किए हैं, वो मुझे मिल गए थे। जिन यूनिवर्सिटी में मुझे आइडिया था कि ये वाली पोजीशन अवेलेबल है और वो हाँ कैंपस पास में थी। लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी ने ना मेंशन किया होता है कि हमारे पास 2 किस्म के स्कॉलरशिप है, एक कैंपस पास और एक दूसरा। मैंने कल हाँ। ऐसी भी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, उन्होंने मतलब उसको सेपरेट किया हुआ था कैंपस फ्रांस वाले को। इसका मतलब है कि उसकी हट से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे दूसरी पॉसिबिलिटीज भी होती हैं, तो वो उस बेसिस। मेरे ख्याल में वो ऐसे है कि कैंपस फ्रांस में ना जैसे ये होता है ना कोटा सिस्टम, वैसा भी है, क्योंकि वो देनी होती है एम्बेसी ने आपको। आपके अपॉइंटमेंट इंटरव्यू जो है वो उधर ही होना होता है, एडमिशन के हवाले से भी। तो अच्छा, वो दोनों पे ट्राई करनी चाहिए। कैंपस फ्रांस में अगर कह लें कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो 1 या 2 कैंडिडेट लेने हैं, कोई इंटरडिसिप्लिनरी या कुछ कल्चर को अगर वो दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट, तो वो उसमें भी कुछ चांसेस आपके बन सकते हैं। दूसरा ये है कि आप वहां से आपको आइडिया हो सकता है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी हाँ डिसिप्लिन है। तो आप ये वाला जो है ना डिपार्टमेंट वहां पे है, कैंपस फ्रांस से आपको कुछ चीजें जो है ना वो शार्ट टाइम में आपको मिल जाएंगी। फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जाएं, सर्च करें, तो मजीद हाँ आपको चीजें मिलेंगी। तो ये चीज है, ट्राई करें कि जो है ना वो स्मार्ट वर्क किया करें चीजों को। जब आप सोचते हैं तो इस तरह स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप थोड़े से टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। तो ये है, ऐसे ही। चलें अब। शुक्रिया बिलाल भाई, हम नेक्स्ट टाइम चलेंगे साइम अली थैंक आशम। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक जी यू। सर जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि बेसिकली मैं पीएचडी में करना चाहता हूँ फ्रांस में, फिजिक्स में। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह मतलब ऑस्ट्रेलिया हो गया या चाइना हो गया, उधर एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो लेना ज़्यादातर मतलब अच्छा होता है और मैंडेटरी भी होता है। तो क्या फ्रेंच में भी इस तरह है? क्या चीज लेना? एक्सेप्टेंस लेटर, प्रोफेसर को ईमेल करना और उनसे एक्सेप्टेंस लेना। लाइक कुछ पोजीशन होती है फंडेड पोजीशन होती है, और कुछ मतलब यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है। आपको पूरी तरह मैं असल में नहीं कर पाया, तो लेकिन ये डिपेंड करता है आपके किस में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं वो बिजी होते हैं, फॉर द मोमेंट वो रिप्लाई नहीं करेंगे आपको। तो ये डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस लेटर। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रोसीजर क्या है। तो मे भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत भी ना पड़े। अब इटली में आपको जरूरत नहीं होती एक्सेप्टेंस लेटर की पीएचडी के लिए, आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में जी जी। अप्लाई करना होता है। सो इट्स वेरी, मुझे अब नहीं इस समय नहीं सही तरह है कि आप क्या इसमें से मतलब पूछना चाहते हैं। नहीं, वो फ्रांस में भी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर का चक्कर कोई भी। हाँ ये है कि फ्रांस में एक्सेप्टेंस लेटर का चक्कर नहीं है। किसी हद तक वो इस तरह है कि क्योंकि जो मेरा सीन था वो ऐसे था कि हमने प्रोजेक्ट लिखा था, वो भी एक्सेप्टेंस लेटर ही समझ लें कि मुझे प्रोफेसर ने क्या किया, वो स्पेशल लिख के भी दिया कि ये स्टूडेंट अच्छा है और मैं इसके साथ काम करना चाहता हूँ। तो फिर ये हुआ कि वो हमने फिर सबमिट किया जाके मिनिस्ट्री में, और वो इस तरह वो जो है ना एक्सेप्टेंस लेटर मुझे मिला। तो ये वेरी करती है आपकी कंडीशन के ऊपर कि किस तरह आप अप्लाई कर रहे हैं। वो आपने फंडिंग के ओके लिए ओके। अप्लाई किया होगा ना? जी जी, मैंने फंडिंग के हाँ हाँ लिए। बिल्कुल।
हाँ, वो ऐसे सही होता है कि अच्छा सर ये करते हैं उसके लिए, क्योंकि जब फंडिंग के लिए अप्लाई करना होता है ना, तो उसके लिए टीचर के पास प्रोजेक्ट होना चाहिए और स्टूडेंट होना चाहिए ना, सम टाइम। जी जी, लेकिन तो हमने प्रोजेक्ट ओके को खुद लिखा था और मिनिस्ट्री को दिखाया था कि हम ये काम कर सकते हैं अगर आप हमें फंड देंगे तो। उन्होंने फिर हाँ हमें फंड दे दिया ना, तो इस तरह मेरा ये प्रोजेक्ट इस तरह हुआ। ओके अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन मेरा आईसीटीपी के हवाले से है। तो एक तो आईसीटीपी में मुझे मतलब एक कॉन्फ्रेंस के लिए उन्होंने इनवाइट किया है, और दूसरा ये है कि आईसीटीपी में एक पीएचडी पोजीशन आई हुई थी, तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया है। तो क्या वो मतलब इंटरव्यू लेते हैं फिर इसके बाद, या डायरेक्ट सिलेक्शन होती है? ये भी आपको वो नहीं बताएंगे आईसीटीपी वाले ना। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं ले रहे होते। मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था आईसीटीपी के अंदर, अब मेरे ओके कुलीग का इंटरव्यू हुआ था। तो ये आपकी सीवी पे भी डिपेंड करता है, मे भी उनकी आपको ऐसी कोई चीज उनको पसंद आ जाए वो आपको इंटरव्यू भी ना ले, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये टोटली ओके उनकी उनकी अपनी वो जिम्मेदारी है, वो लें या ना लें वो बताते भी नहीं है ना, हर साल उनका डिफरेंट होता है आईसीटीपी के। ओके बहुत ओके सारे थैंक ऐसे यू सो स्टूडेंट को मच। नहीं जानता हूँ जिनका नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे को भी जानता हूँ जिनके बड़ा हार्ड हुए हैं इंटरव्यू। इवन के मेरी क्लास में हुए थे इंटरव्यू, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। जी जी, ये भाई सही पीएचडी की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल में, पीएचडी तो जी जी विदाउट जी जी इंटरव्यू। पीएचडी इन पीएचडी तो वो फिजिक्स। इंटरव्यू होगा। डिप्लोमा के लिए इंटरव्यू का कह रहा हूँ, पीएचडी के लिए तो आपको सही जो है ना वो टका के लेंगे इंटरव्यू। नहीं ये नहीं वाला, पीएचडी इन पार्टिकल फिजिक्स है, अगर आपने ये एक सीसा में पोजीशन आई किया हुई। है तो आपका इंटरव्यू होगा। मे भी वो सीसा वाले ना उनका एक ना टेस्ट भी होता है, तो वो भी टेस्ट भी वो लेते हैं सीसा वाले। मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने वो टेस्ट भी दिया था सीसा में, वो स्पेशल आपको इनवाइट करेंगे उस टेस्ट के लिए। और ऐसा भी सीन है सीसा में, देख लीजिएगा। मे भी वो आपको इधर इटली में इनवाइट करें और यहाँ पे आपको टेस्ट देना पड़े आके, ऐसा भी है। जी ओके ओके जी थैंक यू। नवीस जी जी थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस अ टाइम। तो मेरी एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है, जी जी अगर जवाब आप विलिंग हो तो। एक तो इन्हें उस ग्रुप में ऐड कर दें अगर वो विलिंग है तो, जी जी श्योर मंडी भाव आपके अपने सिटी के ग्रुप में, जी जी मंडी भाउदीन में। और एक क्वेश्चन था सिर्फ एमएस स्टूडेंट्स के लिए जो एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनका रिसर्च तो बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनके लिए ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ क्या मतलब सेट करती हैं? जस्ट रिसर्च फील्ड का टाइटल या रिसर्च फील्ड के अबाउट मतलब अगर सिनॉप्सिस लिखना पड़ जाए या रिसर्च प्रपोजल लिखना पड़ जाए, क्या ऐसा रिक्वायरमेंट्स होती है मास्टर प्रोग्राम के लिए? मास्टर प्रोग्राम के लिए जो है ना ये नहीं बताएंगे दनियाल भाई जो है ना वो ज्यादा अच्छे से, क्योंकि नहीं भाई, इसके लिए नहीं होती, मास्टर्स के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिसर्च प्रपोजल की तो इवन फ्रांस में पीएचडी के लिए भी नहीं होती, लेकिन चले हम मास्टर्स तक ही रहते हैं। तो अच्छा उसमें पीएचडी सिर्फ में भी इतना नहीं होती। होता है कि हाँ जी, वो मोटिवेशन लेटर में जो आपने थोड़ा बताना जरूर होता है कि आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, और वो भी आप कह दें कि जो है वो आप उनके कोर्सेज देख लें वो कौन से ऑफर कर रहे हैं, और कह लें कि मेरा जो है ना वो दिल है कि मैं प्योर के कोर्सेज पढ़ना चाहता हूँ, या अलजेब्राइक ओरिएंटेड, या कह लें कि मैं इस तरह के एनालिसिस ओरिएंटेड पढ़ना चाहता हूँ। तो वो आपने मोटिवेशन लेटर में एक दफा लिखना है, और उसके बाद आप एडमिशन हो जाए तो बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। लेकिन रिसर्च कंपोज प्रपोजल नाम की कोई चीज नहीं मास्टर्स के लिए तो मेरे ख्याल में कहीं भी नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है नहीं होती है कुछ जगहों पे ना, क्योंकि मैं अप्लाई मास्टर्स। किया था मास्टर में तो कई जगहों पे मुझे देना पड़ा उसमें। हाँ बड़ा लेते tough है लेते मास्टर्स होगा। लेते हैं ले मास्टर के लिए लेते हैं कई जगहों पे ना। जी जी कई जगहों पे लेते हैं, तो ये डिपेंड, वैसे कम लेते हैं। आपने मोटिवेशन लेटर जो होता है बेसिकली वही, उसके अंदर आपने कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देंगे उनको लगे कि ये बच्चा जो है ना रिसर्च के बारे में जानता है। सीरियस है। हाँ जी। तो यही है, थोड़ा चलें, बहुत करेक्शन दे दें। वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच। सर थैंक्स आपका, आप कैसी बातें करते हैं, शर्मिंदा कर रहे हाँ नहीं, हैं। ये दनियाल साहब का भी शुक्रिया बहुत बहुत, इन्होंने काफी हेल्प की है मास्टर के बारे में। और दूसरे स्टूडेंट मोहम्मद अवैस साहब मोहम्मद अवैस शायद अवेलेबल। मोहम्मद फारूक आप? अस्सलामुअलैकुम। जी 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 अवैस। अवैस अच्छा, मेरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर। तो जैसे सर आप बता रहे थे कि अगर मास्टर्स किया है तो अगेन आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें ताकि वो एक्सपोजर मिले। तो मैंने ना क्लाइमेट स्कॉलरशिप था कैंपस फ्रांस से, वहाँ से अप्लाई किया था। अनफॉर्चुनेटली नाम तो नहीं आया,
लेकिन रैन स्कूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ से एडमिशन कंफर्मेशन आ गई थी और ट्यूशन फी में कुछ फेवर मिल रहा था, खैर वो मैं नहीं मैनेज कर सका उतनी फीस। अच्छा, अब बिजनेस रिलेटेड और मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में भी फ्रांस में क्या स्कोप है? और दूसरा ये है कि 10 साल मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग एक्सपीरियंस है। मेरे ख्याल में स्कोप ही इसी फील्ड का है फ्रांस का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूल जो है ना वो बिजनेस के रिलेटेड है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा। प्राइवेट सब मोस्टली मैं देखता हूँ वो बिजनेस के हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर भी मुझे अक्सर फ्रेंच जो मेरे कोलीग हैं वो ज्यादातर जिनके साथ इंटरेक्शन होता है तो पता चलता है कि इनकी फील्ड जो है ना वो बिजनेस के रिलेटेड वो जा रहे हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज्यादा है बिजनेस के रिलेटेड ना। तो यहाँ पे मोस्टली जो आते हैं अरब ममालिक से आते हैं स्टूडेंट, वो भी उनका भी रुझान ऐसे ही होता है कि वो ट्राई करते हैं इस बिजनेस की तरफ जाने की ना, इस फ्रांस में। तो ये अच्छी फील्ड है अगर आप फ्रांस में आना चाहते हैं तो बिजनेस के हवाले से। अगर कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ। और सॉरी सर, जी जी। दूसरा ये था कि एक तो कैंपस फ्रांस प्लेटफॉर्म है, और इसके अलावा कोई पोर्टल स्पेसिफिक जहाँ से यूनिवर्सिटीज की लिस्ट मिल जाए, या 1 by 1 सर्च करना पड़ेगा? मेरे नॉलेज में तो नहीं है, शायद हो, पॉसिबल है। और जो आपको पता है प्राइवेट वेबसाइट्स भी होती हैं, वो भी कुछ डेटा कलेक्ट करके बता रही होती हैं कि इनकी डेडलाइन ये है, मतलब वो है कि स्कॉलरशिप, एक पीएचडी अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह करके कोई बने हुए हैं, पेज बने हुए हैं। तो उन पेज को भी कर लें, उनके आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया करें, तो वो आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाता है। आपके फील्ड के रिलेटेड कोई भी पोजीशन ओपन होती जाती है तो आपको वो नोटिफिकेशन भेज देते हैं कि अच्छा इसमें है। अब मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, पीएचडी पोजीशंस के इस नाम से है, कोई पेज है जो है ना, वेबसाइट है। अब वो मैंने वो किया हुआ था, उसमें मुझे काफी ज्यादा, जिस तरह ये एकेडमिक पोजीशंस हैं ये भी मैंने किया हुआ है, इसको भी। तो इस तरह करके कोई वेबसाइट्स हैं तो उसको देख लें, तो आपको साथ साथ ना भेजते रहेंगे नोटिफिकेशन, आपको भेज देते हैं। तो ऐसे ही है। और इस तरह मेरे ख्याल में कोई जिस तरह कैंपस फ्रांस बना हुआ है, इस तरह का कोई एग्जैक्ट मेरे अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद फारूक, आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्होंने एमएससी की है उनकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि उनके पास रिसर्च स्किल्स नहीं होते हैं, और कोई रिसर्च पेपर भी उन्होंने नहीं किया होता, तो रिसर्च स्किल्स के बगैर वो बाहर एडमिशन गेन कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं? कर सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है आपके जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं। आपने एक अच्छा मोटिवेशन लेटर लिखा है, सीवी आपकी अच्छी है, तो इस लेवल पे बहुत सारे प्रोफेसर मैंने देखे हैं वो इस चीज़ को काउंट नहीं करते कि आपका कोई पब्लिकेशन है या नहीं। और कुछ ऐसे भी मैंने प्रोफेसर देखे हैं कि जो इस लेवल पे पब्लिकेशन को सपोर्ट भी नहीं करते, ये भी मैंने देखा है। मेरे एक प्रोफेसर थे इटली में, तो वो गुस्सा करते थे ना, मैं कहूँ ना कि सर मैंने पेपर लिखना है, नवीद कम ऑन मोहम्मद, इस तरह से उनका रिएक्शन होता था कि मतलब फर्स्ट अपने आप को इम्प्रूव करो, उस लेवल पे लेकर आओ कि आप एक अच्छा क्वालिटी का पेपर लिख सको। तो पब्लिकेशन के हवाले से ये भी है कि मतलब कुछ टीचर उसको सपोर्ट भी इतना नहीं करते, उन्हें पता होता है कि ये जो है ना जिस तरह हम लिख रहे होते हैं। तो हाँ, एक एक उसका प्लस पॉइंट होता है कि आपकी राइटिंग स्किल वो देख लेते हैं। अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो वो पोर्टफोलियो में कंसीडर हो जाता है, लेकिन उन्हें पता होता है कि आपने इस लेवल पे कौन सा क्या काम किया है। तो अगर आपका नहीं भी है, तो अगर आपने अच्छे कोर्सेज लिए हैं, आपको पता है, अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज है, आपको रिसर्च का आइडिया, आपको पता है कि मेरी फील्ड में क्या काम हो रहा है, और मैंने उसको जो मेल सेंड की है उस मेल में मैंने उनको आइडिया हो जाता है कि बच्चा कहाँ से बोल रहा है। तो ये है कि थोड़ा सा स्टडी करके ईमेल वगैरह करें, या अपनी मोटिवेशन लेटर लिखना है तो थोड़ा सा स्टडी करें अपने टॉपिक को, और उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐड करें लाइंस, कि उन्हें आइडिया हो कि आप अपनी फील्ड में इंटर हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी मोटिवेशन शुरू से लिखना शुरू कर दें कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और मेरा फिर यहाँ से इंटरेस्ट हुआ, इतनी स्टोरी ना डालें उसके अंदर। बैचलर से स्टार्ट करें, कोई जरूरत नहीं है आपको अपने एफएससी और मैट्रिक में जाने की, बस बैचलर से स्टार्ट करें, उस कोर्स से स्टार्ट करें जो उसके साथ रिलेट कर रहा है आपकी फील्ड के साथ, उस कोर्स से स्टार्ट करें। जैसे मैंने जी जी। और सर ये भी होता है कि सीवी को स्ट्रांग करने के लिए मतलब किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं? सीवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सॉरी मैं इधर देख रहा था, तो सीवी जो है ना वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं, उसमें यही है कि
ट्राई करें, उसको रोज देखा करें। मैं तो यही कहूंगा, रोज अपनी सीवी निकाल के एक दफा उसको लाजमी ना दोबारा रीड किया करें, तो आपको बहुत सारा, जब आप उसके साथ चीजें पढ़ा भी करें अपनी फील्ड के रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज मुझे ऐड कर देनी चाहिए, ये वाला सब्जेक्ट भी मेरा मैच कर रहा है इसके साथ, मेरी फील्ड के साथ। आपको आइडिया होगा थोड़े दिन बाद, और मुझे अपना बैचलर का ये भी निकाल के इसमें डाल देना चाहिए। कोई आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, वो भी उसमें ऐड कर दें, जो आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेज, जो आपको पता चला अच्छा मेरा इस फील्ड में भी जो है ना वो इंटरेस्ट जा रहा है, रिसर्च इंटरेस्ट में वो ऐड कर दें। वो थोड़ा सा मॉडिफाई, मैं कहता हूँ उसमें दिखाएं अपने आप को ना, तो वो चीजें बढ़ा के बेशक शो कर दें, सीवी के अंदर बताएं, चीजें शो करें। अच्छा आपने ये भी जो है ना वो किया, अब इतना भी ना करें, लेकिन ये एटलीस्ट अपने जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं या कोई ऐसी जो आपके फील्ड के साथ कर रहा है, तो उसको शो करें सीवी में ना। मेरी सीवी 3 पेजेस पे थी शायद, लेकिन ये है कि चीजें बड़ी मैंने मैनेज की हुई थी, कोई ऐसा गंद नहीं उसमें लग रहा था। यूरा पास में बनाई थी और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, पता चल रहा है कि कौन सी चीज कहाँ में पड़ी हुई है। उसको मिक्स अप ना करें, चीजों को देख के वो बंदा जो है ना उसको रीड ना करे। बेशक थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन जो है ना वो पढ़ने के काबिल हो, हर चीज आपने उसको सेटल डाउन किया हो। जी जी, हमारे पास अभी 5 से 6 मिनट हैं नवीद भाई, तो हम कोशिश करते हैं कुछ रैंडम, क्योंकि आपने काफी कुछ कवर कर दिए, फिर दानियाल भाई ने भी काफी कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो हम कुछ रैंडमली क्वेश्चंस ले लेते हैं 2-3, उसके बाद मीटिंग जो है वो शेड्यूल की हुई है। जस्ट 1 मोमेंट, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम ओके मेरा नाम लिया था सर ने। ओके जी जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी ना 2 साल बीएससी है, उसके बाद फिर 2 साल है एमएससी, और वो मेरी कंप्लीट हो गई थी 2018 में। उसके बाद मैं ना इधर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, तो ये अब मेरा स्टडी गैप है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कोई एज लिमिट वगैरह फ्रांस में क्या है? इसके हवाले से मुझे नहीं आइडिया, वैसे कुछ होती है लिमिट ना, ज्यादा स्टडी गैप या, क्योंकि मेरा एक कजन था वो अप्लाई करना चाह रहे थे, तो मैंने दोस्त हैं उनसे पूछा, तो वो उनका 10 ईयर का स्टडी गैप था, तो वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल थिंग, ये नहीं होगा। अब मुझे उन्होंने स्पेसिफिक नहीं बताया था कि कितने साल जो है ना वो स्टडी गैप एक्सेप्टेबल। आई थिंक सो 3 years 4 years में भी एक्सेप्टेबल हो, लेकिन ज्यादा मुश्किल हो जाएगा चीजें थोड़ी सी। मुझे क्या एग्जैक्ट फिगर नहीं पता इसका कि वो क्या है। नहीं, मेरे ख्याल में आप ट्राई कर लें स्टडी गैप का। फ्रांस में तो मैंने कभी नहीं सुना कि रिक्वायरमेंट हो, कभी आप किसी मैंने भी देखी नहीं है, एडवर्टाइजमेंट देखी मैंने भी नहीं है कहीं पे, बस वो मेरे क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में वो पढ़ा रहा है, तो उसी कॉलेज में हमने अप्लाई करना था, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे मुश्किल होगा ना, 10 years का गैप था, तो वो कहते हैं इम्पॉसिबल। इन सिक कॉलेज है, वो बिजनेस का कॉलेज है। जी जी, मैं भाई तो सर हमने एमएससी में ना कोई थीसिस वगैरह कोई नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम कैसे उसको बताएं कि हम इस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं मास्टर के लिए? आप उसको बता सकते हैं ना, आप अपने देखेंगे आपका प्योर मैथमेटिक्स में है, तो उसको थोड़े से सब्जेक्ट में बताएं, मेरा इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आपके मेरा टोपोलॉजी में इंटरेस्ट है, मैं अच्छे तरीके से, ये वाली बुक थी जो हमने फॉलो की मैंने अपने सर के साथ, और इस बुक को हमने थारोली पढ़ा, और ये टॉपिक्स जो है ना वो मुझे अट्रैक्ट किए अपने मास्टर मतलब बैचलर में। तो ये थोड़ा सा आपने उनको अपना इंटरेस्ट शो करना है कि मतलब इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है। वो सिर्फ इतना ही बताना है नवीद भाई कि जो है ना वो कौन सा है, जैसे कह लें कि अगर वो उसका है टोपोलॉजी में या अलजेब्रा में, तो आपने सिर्फ इतना ही बताना है। मास्टर लेवल पे वो आपसे वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप एडवांस टॉपिक के नाम मेंशन करें या आप ज्यादा बताएं। आपको सिर्फ थोड़ा सा इन जनरल सा बताना है कि आप अप्लाइड के हैं या प्योर के में इंटरेस्ट है, अगर आप मैथ्स के हैं। और आपका जो स्टडी गैप है उसको बस अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी अच्छे वर्ड्स में, तो मेरे ख्याल में वो कोई मसला नहीं है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपके जो गैप है वो आपने कहीं अच्छी उसको अपनी फील्ड के अंदर ही यूज किया हुआ है, तो देन आप वो पॉसिबल है कि वो कोई भी ये हो सके, आपका स्कूल से आपका एडमिशन मिल सके, मतलब ये प्रॉब्लम ना करे, ये वाला पॉइंट आप, तो ये चीज सही बता रहे हैं। नवीर भाई मेरे साथ इस दफा था M2 में एक लड़का, उसने 2005 में जो है ना वो किया था। ये इधर फ्रांस में ये एग्रीगेशन भी होता है ना, एक रिसर्च मास्टर 2 होता है, एक एग्रीगेशन होता है जिसमें वो टीचिंग साइड पे चले जाते हैं। तो उसने वो 2005 में किया था वो एग्रीगेशन में M2, और अब उसने आके मेरे साथ दोबारा जो है ना वो रिसर्च में दोबारा किया है ज्वाइन। माशाल्लाह, नाइस। लेकिन उन्होंने अपना वो एक्सपीरियंस बताया होगा अपनी फील्ड के रिलेटेड ही ऑब्वियसली। हाँ मतलब वो टीचिंग करता रहा ना, ये जो होते हैं इनके एजुकेटर्स।
हाँ एजुकेटर्स, ये इनके हर साल होते हैं ना टेस्ट, जो और पाकिस्तान मेरा के क्वेश्चन है, 10 अगर साल हो हम गए। किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं सर तो जी उधर मेरा हमें क्वेश्चन चले चौधरी हमजा, आप बताएं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। सर जी मेरा ये क्वेश्चन था धन्यवाद भाई से, कि ये फ्रांस में होते हैं, ये यहाँ वहाँ पे फ्रेंच लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं? सर ये अगर हमारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो क्या हम नेक्स्ट ईयर उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? जी आप कर सकते हैं फरूक भाई। अच्छा हमजा भाई, ये लैंग्वेज के बारे में दनियाल बताएं इन्हें फिर। क्या आपकी हमजा भाई यही बताऊं, ये आप वही हैं जो ग्रुप में पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में जो है वो फ्रेंच कोई सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है या नहीं? हाँ जी, जो आपने इंस्टीट्यूट बताया था वहाँ पे मैंने कॉल की थी, ठीक है, अच्छा तो वो प्राइवेट क्लासेस में देते हैं, और बेसिकली मुझे प्राइवेट क्लासेस चाहिए, या कोई ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशन जो जहाँ से बंदा फ्रेंच लर्न कर सके। यार, आप जो है ना वो, मैं पहले अपना बता दूं, मैंने वो एलियंस फ्रांस से जो है ना ऑनलाइन कोर्स किया था, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। और वो नवीद भाई ने कहा फ्रेंच लैंग्वेज मुश्किल है, आती कोई नहीं। अब मुझे 2 साल हो गए हैं और मेरा जो मास्टर्स था ना वो था अभी फ्रेंच में। अभी मैंने मास्टर्स फ्रेंच में कर लिया लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आई। मैंने तो 2 दफा इधर क्लासेस लेके कोशिश की है, लेकिन वो मास्टर्स के कोर्सेज बड़े इंटेंसिव थे, तो वो टाइम मैंने नहीं हो सका क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होती उस हिसाब से। बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं खुद फ्रांस में हूँ, ठीक है, और मैंने सिर्फ जो है ना थोड़ा सा लैंग्वेज का मुझे मसला बन रहा है, तो मैंने तो यही आप पूछना था। यूनिवर्सिटी नहीं आपकी ऑफर कर रही है आपको कोई इंग्लिश फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे नेशनल हूँ, कहाँ पे? यूके, मैं यूके में पहले रहा हूँ, यूके से फिर मेरी फैमिली यहाँ पे होती है फ्रांस में। आप अभी फ्रांस में हैं? हाँ मैं फ्रांस में हूँ, पेरिस में। आप पढ़ते हैं मतलब किसी यूनिवर्सिटी में? हाँ जी मैं स्टिल पढ़ रहा हूँ, मैं आजकल तो मुझे छुट्टियां हैं इसलिए मैं फ्रांस आया हुआ हूँ, तो वैसे मैं LSBU से मैं कर रहा हूँ अपना BSIT। हमजा भाई आपके लिए एक सजेशन मैं दे सकता हूँ। यूट्यूब पे एक चैनल है, एक लड़की है, उसने बनाया हुआ, अलीना नाम है शायद नाम उसका, वो बहुत अच्छी ऐसे बताती है, उसकी वीडियोस वगैरह भी देख लें। डोलिंगो एक एप्लीकेशन है, उसमें डुओलिंगो आप, कर? हाँ उसमें आपको रोज की वो चीजें बताएंगे, आपको बेसिक थोड़ी सी आपको आना शुरू हो जाएगी, तो वो भी मुझे बेसिक तो हेल्पफुल। थोड़ी बहुत तो आ ही गई है ना, बेसिक बंदा कर लेता है, मतलब मेरा ये था कि अगर शक पेड हो जाए, कोई पैसे लेके करवा दे तो यूनिवर्सिटी में दो करवाएंगे, आप जाएं यूनिवर्सिटी में, आपको करवाएंगे यूनिवर्सिटी वाले। यहाँ पे मैंने देखे हैं लोग आते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में करते हैं। मेरी मेरी जो मेरी बेसिक मेरी ग्रोनेबल बेसिकली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है वो लंदन में है, ठीक है, मैं अपना जो है बैचलर्स वहां से कर रहा हूँ, मगर मेरी फैमिली यहाँ पे होती है, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि चलो यहाँ पे फैमिली है, साथ साथ फ्रेंच लर्न हो जाए, 3-4 महीने स्टार्ट छुट्टियां करते थी। हैं यार, टाइम असल में शॉर्ट है। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में आप यूनिवर्सिटी में जाएं आपको मिलेगा। आप जब मेरे जो ग्रोनेबल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे वो ऑफर करते हैं, मैंने देखे हैं, लोकल लोग भी आते हैं, वो बस आपने फीस देनी है और हाँ आपने करना है, दैट्स इट। आप जाएं किसी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में ठीक है। विजिट करें और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और आपको दे देंगे वो एडमिशन लैंग्वेज में। समर कैंप भी लगते हैं उनके लैंग्वेजेस के, तो ट्राई कर लें। जी वो तो पता किया था, उन्होंने कहा था सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। दैट्स इट, फिर बात खत्म। मोहम्मद सिद्दीक, आप तो आपको कैसे हैं? नवीद भाई, असल हाँ में क्वेश्चनिंग जो है वो काफी पड़ी है, हमारे पास टाइम ओनली 5 मिनट है, हाँ। तो मेल्स ने तो काफी क्वेश्चन कर लिए, बट हमने फीमेल का कोई क्वेश्चन नहीं लिया ना, उनकी बारी आई। तो राबिया राबिया आरिफ, आप क्वेश्चन पूछें, बकाया जो है वो यूट्यूब मेरी स्क्रीन हमारे। पे सिर्फ 3-4 शो हो रहे थे, सॉरी मुझे राबिया नहीं आरिफ, आ रही। आप अपना क्वेश्चन पूछें, बकाया हम अस्सलाम आपको वालेकुम समझाते हैं। सर। जी जी। जी सर वालेकुम मेरा एक सलाम। क्वेश्चन था कि काफ़ी स्कॉलरशिप्स सर्च की थी, तो उनमें इटली वगैरह की भी और फ्रांस मतलब जर्मन वगैरह की, तो ये कहते हैं कि आइल्स रिक्वायर है, मतलब कि आइल्स ज़रूर करना है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आइल्स मतलब अगर आपने बैचलर्स किया फॉर मास्टर्स, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं ज़रूरी। तो इसके बारे में थोड़ा बता दें कि क्या ये ज़रूरी है, आइल्स करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये कि CGPA कितना रिक्वायर्ड है? और थर्ड ये कि फीमेल के लिए यहाँ पे सर्वाइव करना ईजी है? आपके तीनों क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट आपने किए आइट्स के बारे में, तो वो डिपेंड करता है। जर्मनी में मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज हैं वो आइट्स मेरे ख्याल में रिक्वायर करती हैं। फ्रांस में जिस तरह भाई ने बताया है कि नहीं करती, और कुछ यूनिवर्सिटी हैं मैंने खुद देखा है फ्रांस के अंदर वो रिक्वायर कर रही होती हैं।
ये बहुत लेकिन ये कि आपका हो जाता है, ये नहीं कि आपने वो एक ही है कि अगर आप आइट्स करें बहुत अच्छी बात है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाएगा। मे बी आप उस रैंकिंग में आपको वो तरजीह दें जिस रैंकिंग में आप देख रहे होंगे। इंग्लिश कोई इंग्लिश लर्निंग कोर्स है जो आपने ले रही है, मे बी आपने आइट्स किया हुआ है, तो वो आपको आपके मार्क्स उसमें ऐड कर दें। तो ये है कि आइट्स कर लें तो ज्यादा बेहतर है, ना भी करें तो हो जाए। और सेकंड आपका क्वेश्चन था कि लड़कियों का सरवाइव करना इजी है यूरोप में। मैंने देखा है, मतलब लड़कियां पाकिस्तान से इजी है। बहुत इजी है। वेरी आपको इजी, कोई वेरी इजी। बंदा आपकी तरफ देख नहीं सकता। इवन कि 15 सेकंड फ्रांस के अंदर कोई रूल है कि आपको कोई कंजेक्टिव देखे तो यू कैन रिपोर्ट। आप जाके सीधा उसको रिपोर्ट कर सकती हैं कि इस बंदे ने मुझे इतने सेकंड कंजेक्टिव देखा है। तो ये बात है कि आपको यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता, आप पाकिस्तान से ज्यादा सेफ हैं। ये अलमिया है ना हमारा, मतलब ये है कि ये यहाँ पे आप 100% सेफ हैं, इस हवाले से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। नो अब ये डाउट। ना समझो। और ये भी तासुर समझा जाता है कि यूरोप में बड़ी वो एक हमारे यहाँ तो बेहयाई सी, मतलब एक बड़ा डिफरेंट सा एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों का। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको खुलेआम को सड़क पे इस तरह कोई चीजें नजर आ रही हैं। ये हमारे जो लोग मोस्टली आते हैं जो डंकी लगा के, या कोई स्टूडेंट आते हैं, या वो क्या करते हैं बीच पे जाके उनके वो उस पॉइंट पे जाके तस्वीरें ले रहे होते हैं। वो तो फिर जाहिर बात है इस तरह का उसी जाके पॉइंट में शो कर रहे होते हैं। फिर लोग समझते हैं कि यार बड़ी जो है ना वो कोई बेहयाई सी है। ऐसा कुछ भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा सीन नहीं है, आपको कोई ऐसी बाहर भी ऐसा सीन नहीं मिलेगा। इनके अंदर बड़ी तहजीब है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें दिखाया जाता है। अगर जाहिर बात है आप वो जाते हैं बीच पे नहाने के लिए जाते हैं, तो उन्होंने वो ड्रेस पहनने और हम वो दिखा रहे होते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी आप थोड़ा माइंड में रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि ऐसा नहीं, आप सेफ हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताएं। एग्जैक्टली, आई थिंक सो, थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आई थिंक सो नैयाब सदफ हैं, उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम एंड करते हैं क्योंकि हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। मैं भी सर एक्सक्यूज मी सर मैं डेविड सिल्वेस्टर, मैंने भी क्वेश्चन करना था। अस्सलाम वालेकुम जी। नैयाब बेटा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या पीएचडी के लिए वहाँ पे फ्रेंच है या इंग्लिश है, एक ये बता दें। और बाकी अगर हम जैसे ये तुर्की वगैरह के लिए करते हैं, इटली के लिए जैसे ये कह रहे हैं कि मास्टर तक वहाँ पे इटालियन ही आपने करनी होती है, लेकिन एमफिल पीएचडी के लिए आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो काइंडली इस चीज को क्लियर कर ले। इटालियन में तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होती है पीएचडी, आप उधर तो सुकून से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंच में ये है कि इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोर्स वर्क उस तरह नहीं होता। आपको 120 हार्स कंप्लीट करने होते हैं, तो वो आप फ्रेंच लैंग्वेज भी करके, मैं आप क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना 70 हार्स मैंने फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने सोचा हुआ कि मैंने कंप्लीट करना है। बाकी जो कुछ होंगे वो किसी और चीजों में मैं कर लूंगा। मतलब आप कवर कर सकते हैं। आपको फ्रेंच नहीं आती तो आप फिर भी पीएचडी कर सकते हैं फ्रांस में भी, कोई मसला नहीं है। पीएचडी में आते हैं तो नवीद भाई मेरे ख्याल में वो इशू नहीं करता। वो आप अगर नहीं है आपको फ्रेंच आती तो आप थीसिस भी फ्रेंच इंग्लिश में लिख सकते हैं और अपना सारा जो है वो वर्क भी ऐसे ही है, कोई इशू नहीं है। अभी तो ये कुछ मेरे कोलीग्स जो हैं वो खुद जो है ना वो प्रेफर करने लग गए हैं। मतलब जो मेरे साथ थे ना वो कह रहे थे कि हमने जो है ना वो इंग्लिश में लिखना है, अपने जो आगे थीसिस है आर्टिकल है को कहते फ्रेंच में लिखेंगे तो वो इधर का ही होके रह जाएगा, वो तो दुनिया को तो नहीं इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, वो आपको करते हैं ऐसा। इतना भी स्ट्रिक्ट, हाँ प्राइवेट कुछ हैं अदारे जो तंग करते हैं कि मतलब फिर भी एहतियातन जो है वो अपने सुपरवाइजर से पहले बात कर लेनी चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको तंग करती हैं ना, वो कहती हैं कि आप उसी में लिखें। तो वो फिर क्योंकि मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो चुका है, तो इस वजह से मुझे आइडिया है। लेकिन सपोर्ट करते हैं नवीद भाई, आपको पता है बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा इशू ऐसा कोई नहीं है। वो ये है ना कि बच्चा खुद भी काम ना करे तो फिर वो क्या सपोर्ट करेगा। नहीं वो तो इतना तो नहीं करते। अगर आप हार्ड वर्किंग है तो कोई मसला ही कोई नहीं। तो आई थिंक सो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन वो हम जब अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो वहां पर अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम ही जो था वो 1:30 तक था, जो यूरोप का टाइम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद 4:30 का मेरे ख्याल में 1 आवर था और अब तो 1.5 हो गया। वही ना, वो ज्यादा हो गया। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने ज्वाइन किया। मेरा सर नाम सिल्वेस्टर जो है वो
नवीद भाई का, फिर दानियल भाई ने एंड पे ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मैंने सेट में शुरू जाके किया पता था नहीं ये। चला कि आप मीटिंग में थे। फिर उमर भाई का बहुत शुक्रिया, बेशक वो शायद सीनियर्स की वजह से वो बोले नहीं है कि शायद सीनियर है, तो उनका भी बड़ा शुक्रिया। हाँ वो उमर भाई का भी उनको शुक्रिया। मुबारक हो, माशाल्लाह उनका बड़ा अच्छी जगह पे एडमिशन हुआ है। हाँ तो वंस अगेन नवीद भाई बड़ा शुक्रिया। तो बकाया हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअली में यही सर आपकी अब क्लास खत्म हो रही है, तो मैं आपको जो आपने चैनल का है उधर जर्मन, तो मैं सर उधर आपसे पूछ सकता हूँ फ्रांस स्कॉलरशिप क्वेश्चन? जी जी, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे उसका आंसर करने की। और आपको यही है कि डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करें, जैसे नवीद भाई ने भी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा सेशन जो है वो चाइना स्कॉलरशिप का, जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन ज्वाइन। उसके बाद हमारा एक बहुत अच्छा सेशन है जर्मनी स्कॉलरशिप्स पे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सर सकते हैं। वैसे तो जैसे उधर आती है ना, जर्मनी में आई हुई थी कि मतलब वो कहते थे कि B1 लैंग्वेज जो है ना वो आपके लिए ना जरूरी है। वो यहाँ पर हम जर्मनी की एक्चुअली बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़ी एक एक्सपर्ट PhD का कक्षाएं आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह हर क्वेश्चन के आंसर करेंगे, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा वो नहीं ना, इसलिए हमने कंट्रीज को बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। जैसे नवीद भाई थे, उन्होंने आज फ्रांस की बात की है, इस तरह से नेक्स्ट जो आशिक भाई आएंगे वो चाइना की बात करेंगे। तो सर जर्मनी में कोई आई हुई है जो नो नो, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो फ्रांस में, आपको सॉरी सर फ्रांस में? फ्रांस में वो उन्होंने बताया आपको कैंपस, आई थिंक सो कुछ इस तरह कैंपस फ्रांस जो पोर्टल है वहाँ पे चेक करें आप सारी जाके, जहाँ पर पोजीशन है तो वो आप चेक कर राज भाई आप ऐसा करें यार ना, लिंक शेयर कर दें अपने YouTube चैनल का ना चैट में। मैंने असल में ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दिया है। बकाया आप लोग एक फेसबुक पे पेज है मैथमेटिक्स मीडिया, वहाँ पर हम हर चीज को शेयर कर देते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वैसे उन्होंने आए होते हैं ज्वाइन करने, उन्हें नहीं पता होता YouTube चैनल वगैरह का, तो वो आप कर दें तो फिर ये है कि वो वहाँ पे नवीद भाई क्वेश्चन वो पूछ लेते मैंने इधर शेयर भी किया है, अगर फिर भी किसी को अगर मतलब होता है तो वो सिंपल फेसबुक पे जाके कि मैथमेटिक्स मीडिया, तो हम वहाँ पर हर तरह की जो मैथमेटिक्स के रिलेटेड चीजें वो ओके शेयर कर देते हैं। नाइस नाइस हाँ नाइस। जी। सर ये जज़ाकल्लाह। MM2 उधर व्हाट्सएप पे ग्रुप है, इसके जो एडमिन है उनका नाम क्या है, वो अगर उनसे पूछना हो तो वो लिखा कुछ नहीं नाम उनका, MM2 के जो एडमिन 2 थे। हाँ वो यार एडमिन का नाम तो क्या वो करना है आपने भाई? आप देखें। पूछे उससे क्वेश्चन, वैसे ही पूछे। हाँ जी एग्जैक्टली। चलो ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया सर नवीद भाई। काइंडली लिंक शेयर करते हैं। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह।